मैंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग सीखने के लिए पूरे 10 साल मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही मुझे एक फंड कंपनी में ट्रेडर की जॉब मिली, मेरे पेरेंट्स स्टॉक ट्रेडिंग में बर्बाद होने की वजह से छत से कूदने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो नजारा देखकर मुझे डर नहीं लगा, उल्टा मैं जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि मैं इस दिन का 20 साल से भी ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहा था। मेरे इस पागलों जैसे बिहेवियर को देखकर मेरे कोवर्कर्स को लगा कि मैं शॉक में चला गया हूँ, कि अपने पेरेंट्स को मरते देखकर मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस वक्त जो मैं था वो पुराना वाला मैं नहीं था। मैं 20 साल फ्यूचर से वापस आया था। असल टाइमलाइन में आज ही के दिन हांगकांग स्टॉक मार्केट अचानक क्रैश हुआ था। मेरे पेरेंट्स पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए थे और वो उस प्रेशर को सह नहीं पाए। उन्होंने छत से छलांग लगा दी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिर्फ 48 घंटे बाद हांगकांग स्टॉक मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट से बाउंस बैक करने वाला था। मार्केट पूरे 7000 पॉइंट्स ऊपर गया था और हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया था। और यही बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गई। हाँ, बाद में मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट किंग बन गया था। मेरे पास अरबों की दौलत थी, लेकिन ये घाव आज भी मुझे अंदर से तोड़ देता था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस उसी पल में लौट आया हूँ जब मेरे पेरेंट्स छत से कूदने वाले थे। अगले ही पल मैं पूरी स्पीड से ऊपर भागा, बस इस उम्मीद में कि इस बार मैं उन्हें बचा लूं। असल में पिछली जिंदगी में जब मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड की थी, तब मैं घर लौटा था। पापा के छोड़े हुए अलग अलग डेटा और कैलकुलेशंस एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला था कि उनका फॉर्मूला गलत नहीं था, गलती किसी और की थी। जिस रिश्तेदार शेन युआन से उन्होंने पैसे उधार लिए थे, उसी ने अपना नुकसान बचाने के लिए पापा के क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हर जगह अफवाहें फैला दी ताकि कोई भी पापा को और पैसा उधार ना दे। इसी वजह से मेरे पेरेंट्स उस उम्मीद से चूक गए जो सिर्फ 48 घंटे दूर थी। ये सोचते ही मैं पूरी ताकत से ऊपर भागा, लेकिन अगले ही पल मैंने पापा को माँ का हाथ पकड़े हुए देखा। वो बस कूदने ही वाले थे। पापा, मेरी आवाज सुनते ही दोनों मुड़े। उनके चेहरे पर सिर्फ शर्मिंदगी थी। सुन बेटा, पापा को माफ कर देना, मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही मैं घबरा कर बोला, नहीं पापा, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी थ्योरी सही है, बस 2 दिन और रुक जाइए, हांगकांग स्टॉक मार्केट वापस ऊपर जाएगा। मेरी बात सुनकर वो दोनों कुछ पल के लिए शॉक में पड़ गए, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। बेटा, पोजीशन बचाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो सब रोक दिया गया है। तुम पापा को मत समझाओ, मैं तुम पर 40 लाख का कर्ज नहीं छोड़ सकता। धत तेरी की, मैंने न जाने कितनी बार इस दिन में वापस आने का सपना देखा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जब मौका मिलेगा तब तक पापा उम्मीद छोड़ चुके होंगे। अब चाहे मैं कुछ भी कहूँ, उनका फैसला बदलना आसान नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक मौका था। मैंने तुरंत अपना बैग निकाला और चिल्लाकर कहा, पापा, मेरे पास पोजीशन बचाने का तरीका है। क्या? मेरी बात सुनकर दोनों वहीं जम गए। 1998 में थाईलैंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हांगकांग स्टॉक मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। चाइना के फाइनेंशियल मार्केट को जबरदस्त झटका लगा था। इन्वेस्टमेंट जायंट सोरोस ने एशिया के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझ लिया था। उसने भारी अमाउंट में शॉर्ट सेलिंग की और अरबों डॉलर्स कमा लिए। ये बातें किताबों में लिखी हैं, लेकिन मेरी रिसर्च कुछ और कहती है। असल वजह थी चाइना में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी। उसी वजह से मार्केट में एक फाइनेंशियल लूपहोल बना और सोरोस ने उसी का फायदा उठाया। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए कहा, पापा, मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूँ। 8 अगस्त को ही जिजो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी थी, जिजो बैंक पोर्ट को बचाने के लिए पैसा लगाने वाला है। बस हमें ये 2 दिन सरवाइव करना है, परसों तक मार्केट वापस ऊपर जाएगा। अभी सिर्फ पोजीशन होल्ड करनी है। पापा की आंखें बदल गईं। क्या ये सच में पॉसिबल है? हांगकांग स्टॉक मार्केट इतनी जल्दी इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट मार्केट को बचा नहीं पाएगी। अगर गवर्नमेंट मार्केट बचाती है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिर पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। जब मैंने देखा कि उन्हें अभी भरोसा नहीं हो रहा तो मैंने आगे समझाया, पापा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने जिजो के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर रिसर्च की है। इस वक्त जिजो इन्वेस्टमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। दुनिया भर के कंट्रीज वहां इन्वेस्टमेंट रोक चुके हैं। हांगकांग स्टॉक मार्केट ही उनका आखिरी रास्ता है और अभी भी जिजो लगातार करेंसी प्रिंट कर रहा है, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। पापा, आप खुद ट्रेडर है ना? ये एक लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन मतलब किसी एसेट को लगातार बाय करते रहना इस उम्मीद में कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर इसे लंबे टाइम तक होल्ड किया जाए तो यही एक स्टेबल इकोनॉमिक लाइफलाइन बन सकती है। जब जिजो गवर्नमेंट खुद लॉन्ग पोजीशन ले रही है तो वो हांगकांग स्टॉक मार्केट जैसे फाइनेंशियल रूट को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी बात में दम तो है। आखिर वो पूरी जिंदगी ट्रेडर रहे थे और पहली बार उन्हें लगा कि उनके बेटे की समझ शायद उनके सालों के एक्सपीरियंस से भी आगे निकल चुकी है। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता, वो हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ा होता है। मैंने तुरंत कहा, पापा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक पल रुका, फिर हिम्मत करके बोला, आप जानते हैं ना, आजकल मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट एनालाइज करता हूँ। इसी दौरान मैंने एक कंपनी भी ज्वाइन की है। बॉस ने मेरी कैपेबिलिटी देखकर मुझे एक ग्रुप अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया है। उस अकाउंट में 45 लाख रुपए हैं। मेरी बात सुनते ही पापा जैसे जम गए। उन्हें समझ आ गया था कि इसका मतलब क्या है। हर सिक्योरिटीज ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन के कंट्रोल में चलता है और कई बार ये लोग सीक्रेटली ग्रुप अकाउंट्स खोलकर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसे कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। लेकिन ऐसा पैसा बेहद सेंसिटिव होता है, गलती हुई तो सब खत्म। पापा घबराकर बोले, पागल हो गए हो क्या?
अगर किसी को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैंने दांत भींच कर कहा, पापा अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे सिर्फ 2 दिन दीजिए। अपना प्राइवेट अकाउंट मुझे दे दीजिए। मैं हारी हुई बाजी पलट दूंगा। क्या ये सच में पॉसिबल है? अब तक पापा का कुल नुकसान 20 लाख था, लेकिन पोजीशन बचाने के लिए 45 लाख और चाहिए थे। अगर ग्रुप का पैसा डूब गया तो मामला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहने वाला था। पापा मेरी आंखों में देख रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। आखिरकार वो माँ के साथ छत से नीचे उतर आए। फिर कांपते हाथों से उन्होंने अपना प्राइवेट अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए। अगर तुम हार गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं नहीं हारूंगा। पिछली जिंदगी में मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड का अनक्राउंड किंग बन चुका था और मैंने एक बात हमेशा याद रखी थी, फाइनेंशियल मार्केट में मौका सिर्फ एक बार मिलता है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज हो या तुम कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, बस एक गलती और एक पल में सब खत्म। घर, परिवार, जिंदगी सब बर्बाद। शेयर बाजार में काउंटलेस लोग डूब चुके थे। हर किसी को लगता था कि वो जीतेंगे। इस भरोसे में लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन आखिर में कितने लोग बचे? मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। मेरी पीछे जाती हुई पीठ को देखकर पापा का दिल टूट चुका था। माँ वहीं घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए चिल्लाई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमारे बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दी। बुढ़े कमीने। कुछ देर बाद युआन हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप में मैं सीधे अपनी डेस्क पर वापस पहुंचा। लीडर एवन ने मुझे लौटते देखा और शौक से घूरने लगा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये कूदा नहीं, लाखों का कर्ज डुबो दिया और अब भी कमबैक का सपना देख रहा है। इससे अच्छा तो मर ही जाता। उसके इशारे पर बाकी एम्प्लॉयज वापस अपनी डेस्क पर चले गए, लेकिन एवन की नजर लगातार मुझ पर थी। मैं घबराहट में तेजी से सिस्टम ऑपरेट कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसके अकाउंट में अब भी पैसे बचे हैं? डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठकर मैंने खुद को काम रहने के लिए मजबूर किया। एक गहरी सांस ली और ग्रुप अकाउंट खोल दिया। फिर मैंने पापा का प्राइवेट अकाउंट नंबर एंटर किया और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने शुरू किए। अगली पल ग्रुप अकाउंट से पूरे 45 लाख ट्रांसफर हो गए। पूरा 45 लाख। फाइनेंस असल में एक जुआ ही तो है, एक ऐसा गेम जहां वंस एंट्री हो जाए फिर वापसी का रास्ता नहीं बचता। मुझे पता था कि 2 दिन बाद हांगकांग स्टॉक मार्केट वापस ऊपर जाएगा। फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था। कुछ दूरी पर खड़ा आइवन लगातार मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। अपने सालों के सिक्योरिटीज एक्सपीरियंस से उसे यकीन हो गया था कि मैंने फिर से पैसा मार्केट में डाल दिया है। लेकिन मैं रुका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरे 10 मिनट तक स्क्रीन को घूरने के बाद मैंने एक बार फिर ग्रुप अकाउंट लॉग इन किया। एवन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो धीरे धीरे शेनशन की तरफ बढ़ने लगा। उधर शेनशुन लगातार डिजिटल स्क्रीन को घूर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक आइडिया आया। लेवरेज फाइनेंस गेम की सबसे डेंजरस चीज होती है। जितना ज्यादा लेवरेज उतना बड़ा प्रॉफिट, उतना ही बड़ा रिस्क। अगले ही पल उसने मनी मन फैसला कर लिया, पूरा 4 करोड़ लगा दो। टक टक उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चली और शेनशुन अपनी आंखों से ग्रुप अकाउंट से 4.5 करोड़ निकलते हुए देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने लंबी सांस छोड़ी। उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो थ्रिल याद आ गया जब उसने हर चीज दांव पर लगा दी थी। फिर उसके दिमाग में एक ऑलमोस्ट क्रेजी थॉट आया, मौका सिर्फ यही एक बार है, बस मुझे 2 दिन सरवाइव करना है। अगर ये 2 दिन निकल गए तो मैं मार्केट के एब्सोल्यूट बॉटम पर बाई कर पाऊंगा। सोर्स मार्केट का बड़ा हिस्सा खा चुका है, लेकिन अभी भी मौका बाकी है। पैसे ट्रांसफर होते ही शेनशुन ने तुरंत दोनों अकाउंट्स लॉग आउट किए और बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर भाग गया। अब तो एवन जैसा बेवकूफ भी समझ गया था कि कुछ बड़ा हुआ है। अबे इस लड़के ने किया क्या है? कहीं इसने कंपनी का पैसा तो नहीं उड़ा दिया? उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि ऑफिशियली शेनशुन के पास किसी भी ग्रुप फंड का एक्सेस नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस दौर के डिजिटल कंप्यूटर्स में फाइल रिकॉर्ड्स डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जब एवन ने रिकॉर्ड्स चेक किए तो 2 डेंजरस फंड ट्रांसफर्स देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लगभग घुटनों पर गिर गया। ये इसने प्रेसिडेंट यांग का अकाउंट यूज किया है? पूरी रात शेनशुन बेहाई सिटी की सड़कों पर पागलों की तरह भागता रहा। उसे पता था कि युआन हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप के चेयरमैन येंडोंग उसे ढूंढ रहे होंगे और अगर वो हाथ लग गया तो उसकी खाल तक उधेड़ दी जाएगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ भागना काफी नहीं था। वो तेजी से एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा, खुद को काम किया और वहां से कागज उधार लिया। फिर बैठकर उसने 2000 वर्ड्स का पूरा पेपर लिखा और उसे युआन हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप के चेयरमैन ऑफिस में भेज दिया। उसके बाद उसने अपने सबसे करीबी दोस्त के लैंडलाइन पर कॉल लगाया। शेशुआन, तुझे मरना है क्या? क्या तूने सच में मिस्टर यंग के पैसों को हाथ लगाया है? फोन उठाते ही वांग यू उस पर चिल्लाने लगा। उसने पहले पेजर पर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। वांग यू के पिता युआन हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप के चेयरमैन के बिजनेस पार्टनर थे और सालों पहले उन्हीं की वजह से शेनशुन को वहां नौकरी मिली थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, सॉरी भाई, इस बार मैं तुम्हें भी मुसीबत में डालने वाला हूँ। बकवास बंद कर। वांग यू तुरंत बोला, वो दोनों बचपन के दोस्त थे, ऐसे दोस्त जो सगे भाइयों से भी बढ़कर होते हैं। तेरे पास अभी पैसे हैं, कहीं छिपने की जगह है? मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, पहले वहां जाकर छिप जा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। पिछली जिंदगी में मेरे सबसे बुरे दौर में खाने से लेकर रहने तक सब वांग यू ने संभाला था। वो अमीर बाप का बेटा जरूर था, लेकिन उससे ना पैसों से मतलब था ना फेम से। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्रेंडशिप। मैंने धीरे से कहा, यू, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। चुप कर, मैं खुद तुझे पैसे देने वाला था। वांग यू झल्ला कर बोला, लेकिन इस बार मेरी आंखों में अलग ही चमक थी, एक शिकारी जैसी चमक। भाई, मुझे पता है तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए 50 लाख और एक घर छोड़कर गए हैं।
उस घर को मोर्गेज कर दो, तुम्हें करीब 70 लाख मिल जाएंगे और वो पूरे 1 करोड़ 20 लाख मुझे दे दो। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। क्या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे अकाउंट में तो 12 लाख भी नहीं है। लेकिन मेरे पास उसे समझाने का टाइम नहीं था। मैंने ठंडे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, बस इस एक बार के बाद मैं तुम्हें जिंदगी भर की दौलत दूंगा। कल मेरे फोन का इंतजार करना। हेलो हेलो। लेकिन मैंने उसका जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया और अगले ही पल मैंने सीधे मिस्टर यांग के ऑफिस में कॉल लगा दिया। उधर ऑफिस में यंग डोंग एक फेमस इकोनॉमिस्ट को वेट करवाकर फोन उठा रहा था। शनशुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? ये खबर सुनते ही यंग डोंग आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया, क्योंकि अगर बोर्ड मेंबर्स को उन 4 करोड़ के बारे में पता चल जाता तो सब खत्म हो जाता। वो पैसा ऑफिशियली सामने नहीं आ सकता था। मैंने पूरी शांति से कहा, मिस्टर यांग, जब आपने मुझे वो अकाउंट दिया था उसमें सिर्फ 2 करोड़ थे। मैंने आपकी मदद करके उसे 4.5 करोड़ बनाया है। यंग डोंग की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अगर बोर्ड के 20 करोड़ वाले फंड्स का सपोर्ट ना होता और तुझे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो तेरी औकात क्या थी 2 करोड़ कमाने की? और गलत भी नहीं था। असल में इतना पैसा कोई भी स्किल ट्रेडर कमा सकता था अगर उसके पास सही इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, लेकिन अब मैं आपको आपकी दौलत 10 गुना बढ़ाने का मौका दे रहा हूँ। सभी से मेरे काम में इंटरफीयर मत कीजिए। मुझे सिर्फ 48 घंटे दीजिए। तुम पागल हो गए हो। यंग डोंग गुस्से से तमतमा उठा। वो सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। हांगकांग स्टॉक्स में पैसा लगाया है तुमने, जापानीज स्टॉक्स में नहीं लगा सकते थे क्या? बेवकूफ कहीं के। अगर मैंने जापानीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो लॉस होने पर भी यंग डोंग बोर्ड की मदद से कम 1 करोड़ रिकवर कर सकता था। लेकिन हांगकांग मार्केट की हालत देखकर पूरा पैसा डूब भी सकता था। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं अपने पेपर की समरी आपको भेज चुका हूँ। ये आपके लिए स्काईरॉकेट करने का मौका है। भाड़ में जाओ। यंग डोंग ने गुस्से में फोन काट दिया और बड़बड़ाने लगा, 24 घंटे के अंदर तुझे मरवा दूंगा कमीने। लेकिन अगले ही पल उस सोने ऑफिस में बैठा यंग डोंग मायूस होकर सिर पकड़कर बैठ गया। उसके टेबल पर वही फैक्स रखा था। सच कहे तो उसका मन उस बकवास चीज को देखने का बिल्कुल नहीं था। उसने इरिटेशन में वो फैक्स बगल में बैठे इकोनॉमिस्ट की तरफ फेंक दिया। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जंग कैंग। प्रोफेसर जंग कैंग उठते हुए बोले, प्रेसिडेंट यंग, टेंशन मत लीजिए, मेरे रहते कुछ ना कुछ नुकसान रिकवर हो ही जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो फैक्ट्स पढ़ते गए उनकी आंखें बड़ी होती चली गईं। उनके एक्सप्रेशंस लिटरली रोलर कोस्टर की तरफ बदल रहे थे। शॉक, कॉन्फ्यूजन, एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ। यंग डोंग ने पानी का घूंट लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद जंग कांग ने उसकी तरफ देखा, थूक निकला और कहा, आपको 200 मिलियन और इन्वेस्ट करने चाहिए। क्या यंग डोंग के मुंह का पानी बाहर निकल गया। तुम भी पागल हो गए हो क्या? सबके सब पागल हो गए। उसे लग रहा था जैसे वो कोई नाइटमेयर देख रहा हो। लेकिन जंग कांग पूरी सीरियसनेस से बोले, प्रेसिडेंट यंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, पहले इसे ध्यान से पढ़िए। उन्होंने तुरंत वो फैक्स वापस यंग डोंग को दे दिया। उस पेपर में इन्वेस्टिगेशन जैसे शब्द लिखे थे, जिन्हें देखकर यंग डोंग का मन कर रहा था कि वो इस पेपर को सीधे नरक के 18वें तल पर फेंक आए। उससे ये समरी पढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते गए। नेक्स्ट 10 years जी इकोनॉमिक रिपोर्ट, शनशून कमीना बड़ा एरोगेंट है। यंग डोंग ने गाली दी। आखिर वो कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होने के नाते वो अरबों के फंड संभालने वाला बड़ा आदमी था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। लेकिन इस पेपर ने पहली बार उसकी आंखों में हलचल पैदा कर दी। उसने तुरंत पेपर दोबारा पढ़ा, क्योंकि समरी में शनशून ने जिसो गवर्नमेंट की मार्केट रेस्क्यू पॉलिसी को ऑलमोस्ट परफेक्टली प्रेडिक्ट किया था और आखिर में एक कंक्लूजन लिखा था, ये सेंचुरी में एक बार मिलने वाला मौका है। यंग डोंग अब सीरियसली सोचने लगा था। ओल्ड जंग, तुम्हें क्या लगता है? कुछ देर सोचने के बाद जंग कांग धीरे से बोले, ये समरी काउंटलेस रिसर्च पेपर से बेहतर है। उन्होंने अपनी ठोड़ी पकड़ी और भौहें सिकोड़कर बोले, क्या ये सच में किसी 20 साल के लड़के ने लिखा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये किसी एमेटर की राइटिंग नहीं है, ये एकेडमिक लेवल का काम है। 90 सेकंड के दौर में एक प्रोफेसर की हैसियत इतनी बड़ी होती थी कि वो यंग डोंग जैसे बड़े लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता था। यंग डोंग हक्का बक्का रह गया। तुम कहना क्या चाहते हो? हमें सच में और इन्वेस्ट करना चाहिए? लेकिन जंग कांग ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरा लेवल बहुत छोटा है। जिसने ये रिपोर्ट लिखी है उसकी सोच अपने समय से बहुत आगे है। इसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है। अगली सुबह शनशून पूरी रात अपने घर के बाहर झाड़ियों में छिपा बैठा था। तभी उसे हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अचानक आंखें खोली। उसके सामने एक मोटा आदमी सोने की चेन पहने हुए 7-8 गुंडों के साथ उसके छोटे से विला की तरफ बढ़ रहा था। सुनो, अंदर जाकर ज्यादा तोड़फोड़ मत करना, बस लोगों को पीटना है और याद रखना घर के पेपर जरूर लेकर आना। शनिवार उसे देखते ही शनशून की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। पिछली जिंदगी में पापा की मौत के बाद इसी कमीने ने फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनका विला हड़प लिया था, जबकि असल में उसने सिर्फ 10 लाख उधार दिए थे। लेकिन उस विला की कीमत अकेले 70 लाख से ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, उस विला की जमीन बेहद वैल्यूएबल कमर्शियल लैंड थी। पापा के मरने के बाद उस जानवर ने उसी जमीन से लाखों कमाए थे। शनशून ने दांत पीसते हुए सोचा, उस कमीने ने पैसे उधार ही इसलिए दिए थे ताकि वो हमारी जमीन हड़प सके। कभी कभी रिश्तेदार अजनबियों से भी कम भरोसेमंद होते हैं। लेकिन फिलहाल शनशून सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद थी। शनिवार हमेशा खुद गाड़ी चलाकर आता था और उसकी सबसे बड़ी आदत थी
वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, अपनी बेटी पर भी नहीं। कंपनी के सारे सील्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमेशा कार में ही रहते थे, एक पासवर्ड लॉक वाले मेटल बॉक्स के अंदर। शन युआन, इस बार मैं अपने पिछले जन्म का बदला लेकर रहूंगा। शेनशून ने धीरे से आंखें बंद की। उनके अंदर एक ठंडी क्रूर चमक थी। लेकिन कल के बाद अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची हुई तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, पूरा 5 करोड़। उधर शन युआन गुंडों को लेकर अकड़ते हुए विला के अंदर घुस गया और उसी पल शेनशून ने जेब से एक पतला स्टील वायर निकाला और तेजी से बुइक कार की तरफ भागा। पिछली जिंदगी में गरीबी और मजबूरी में सर्वाइव करने के लिए उसने सब कुछ किया था, लॉक्स खोलने से लेकर वेटर बनने तक, ट्रक ड्राइवर बनने तक। ये सारे स्ट्रीट लेवल एक्सपीरियंसेस अब उसकी नसों में बस चुके थे। टक, सिर्फ एक स्टील वायर से उसने कार का दरवाजा खोल दिया। अंदर देखते ही उसकी नजर एक आयरन बॉक्स पर पड़ी, पासवर्ड लॉक्ड। शेनशून हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक लड़की उसे घूर रही थी। उसकी सांसें एक पल को रुक गईं। वो शेनशियन थी, उसकी कजन, एक बेहद खूबसूरत लंबी लड़की जिसने ग्रीन फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी, करीब 5-7 हाइट, लंबे बाल जैसे झरना बह रहा हो, आंखें चांद की तरह चमक रही थी और स्किन बिल्कुल दूध जैसी साफ। लेकिन सबसे अलग चीज थी उसकी इनोसेंस। उसके अंदर एक अजीब सी फ्रेशनेस थी। मैंने मजबूरी में ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा, शांडी, मुझे थोड़ा काम है, शायद तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। पहले तो शेनशियान शॉक में रह गई, फिर उसने मुझे धक्का दिया। तुम कर क्या रहे हो? अगर पापा को पता चल गया कि तुम उनकी कार चला रहे हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। बकवास, मैंने नफरत से कहा। उसकी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। शेनशियान वहीं खड़ी मुझे घूरती रह गई, न जाने क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि आज उसका कजन बदल चुका है। पुराना शेनशून हमेशा चुप रहने वाला लड़का था जिसे सिर्फ फाइनेंस बुक्स की समझ थी, लेकिन आज उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, डेंजर था और एक अजीब सा मैस्कुलिन चार्म भी। शांडी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, तुम्हारी माँ तो बहाई में है। ये कहकर मैंने बिना और कुछ सुने कार का दूर बंद किया और बाइक स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते शेनशियान शौक में मुझे देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, कजन, क्या अंकल ने सच में हमारे फैमिली से पैसे उधार लिए थे? मैंने आयरन बॉक्स पर हाथ मारा। मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ। इम्पॉसिबल, शेनशियान ने हेल्पलेस होकर कहा। इस पासवर्ड को तो मैं भी क्रैक नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मैंने कैजुअली हाथ बढ़ाया और एक साथ 4 बटन दबा दिए। टक, आयरन बॉक्स तुरंत खुल गया। तुम्हें ये कैसे पता? वो लिटरली दंग रह गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस कार को गैंगची सिटी के आउटस्कर्ट्स की तरफ मोड़ दिया। ये नॉर्मल पासवर्ड नहीं है, ये तभी काम करता है जब कार स्टार्ट हो और सारे बटन्स एक साथ दबाने पड़ते हैं। शेनशियान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो शन युआन की बेटी थी और उससे भी बात नहीं पता थी। मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, बस अब और सवाल नहीं, थोड़ी देर में मैं एक दोस्त से मिलने वाला हूँ। आज तुम मेरे साथ रहोगी, अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छा पिलाऊंगा, लेकिन जो भी हो ये सब सीक्रेट रहेगा मेरे इस दबंग अंदाज के सामने। शेनशियान हल्का सा सिमट गई और बस चुपचाप मेरा चेहरा देखती रही। कुछ देर बाद गैंगची सिटी के नए डिस्ट्रिक्ट में एक सुनसान पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास मैं रुका। मैंने वैंग यू को कॉल लगाया। यू, उधर क्या सिचुएशन है? तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अबे तू फिर यहाँ कॉल करने आ गया? थोड़ा केयरफुल नहीं रह सकता क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा चौड़ा आदमी बेसबॉल कैप पहने, हाथ में बड़ा सा मोबाइल लेकर मेरी तरफ आ रहा था। ये मोबाइल नंबर है? मैं हैरान रह गया। बकवास, वैंग यू झल्लाकर बोला। पापा ने सब सीक्रेट रखने को कहा है। उन्होंने साफ मना किया कि मैं तुझे कुछ भी बताऊं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ये पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाना। मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं तो यही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने वाला हूँ। ये तू पागल हो गया है क्या? वैंग यू ने आंखें फाड़ दी। इतना सब होने के बाद भी फिर से इन्वेस्ट करेगा? वैंग यू बार बार चारों तरफ देखने लगा। फिर वो झुककर धीमी आवाज में बोला, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकता। ये पैसा मैंने पापा के अकाउंटेंट से जबरदस्ती निकलवाया है। कुछ दिन मुझे खुद भी छिपना पड़ेगा। कितना है? मैंने तुरंत पूछा। 80 लाख से ऊपर। वैंग यू का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो लगभग रोने वाली हालत में बोला, मैंने पापा को स्लीपिंग पिल्स दे दी थी। जब उनकी नींद खुलेगी और उन्हें सब पता चलेगा तो वो मुझे सच में मार डालेंगे। मैं हल्का सा हंसा। तू सच में अच्छा दोस्त है। हालांकि ये अमाउंट मेरी उम्मीद से कम था, लेकिन 80 लाख मिल जाने से मेरी आधी प्लान पूरी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे उसके पापा की मर्सिडीज खड़ी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और सीधे कार की डिक्की की तरफ बढ़ गया। तुम भाग नहीं सकते, मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। क्या भाई, तू सच में चाहता कि मैं मर जाऊं? मेरे पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैंग यू ने गुस्से में मुझे मुक्का मार दिया, लेकिन मैंने बिना रिएक्ट की डिक्की खोली और अंदर से कैश से भरे 2 ट्रैवल बैग्स बाहर निकाल लिए। फिर ठंडी आवाज में कहा, रिलैक्स, कुछ भी हो जाए तू उनका सगा बेटा है, लेकिन मुझे अभी एक बहुत बड़ा काम करना है। और अगर वो काम हो गया तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि पूरी जिंदगी दुनिया घूम कर ऐश करेंगे। हमारे पास सिर्फ 30 घंटे बचे हैं। तुम मेरे लिए कुछ अकाउंटेंट्स ढूंढो, थोड़ा पैसा देकर कोई फेक कंपनी खरीदो और उसके नाम पर डीमैट अकाउंट्स खुलवाओ। आज मैं और कैश अरेंज करूंगा। इस पूरे 1 करोड़ 30 लाख को अलग अलग कंपनीज के अकाउंट्स में डालना है। वही बस मुझे घूरता रह गया। अचानक उसे लगने लगा कि उसका बचपन का दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ये 80 लाख वापस नहीं आए तो मेरे पापा शायद बैंकरप्ट हो जाएंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अपने फैमिली के टूटने का डर था, क्योंकि ये उनका ऑलमोस्ट पूरा कैश रिजर्व था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा नहीं होगा, चल पहले काम करते हैं। थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हारे पापा को कॉल करूंगा और उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। बहाई सिटी
चकविंग विलेज। गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा पहने एक अमीर मिडिल एज्ड आदमी पूरे शहर में शेनशून के पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। वो था वैंग यू का पिता। काफी खोजने के बाद आखिरकार वो शेन फैमिली के गांव वाले घर पहुंचा। वहां शेनशून के पिता ओल्ड शेन टूट चुके थे और जिस बात ने शेन फैमिली को सबसे ज्यादा तोड़ दिया था वो ये थी कि वैंग यू ने शेनशून के लिए पूरे 80 लाख निकाल लिए थे। हे भगवान, ये हमने क्या पाप कर दिया। शेन की मां फूट फूट कर रोने लगी। वो लगातार अपने पति के कंधे पर मारते हुए बोल रही थी, मैंने तुम जैसे आदमी से शादी ही क्यों की? अब मैं वैंग फैमिली का सामना कैसे करूंगी? अपने बेटे का सामना कैसे करूंगी? बस करो। वैंग यू के पिता खुद अंदर से टूटे हुए थे लेकिन फिर भी संभव खुद को संभाले हुए थे। उन्होंने दोनों को शांत करने की कोशिश की, फिर कड़वी हंसी के साथ बोले, मेरे उस जानवर बेटे ने तो अपने बाप को ही दवा खिला दी। मुझे पता था एक दिन ऐसा जरूर होगा। ओल्ड शेन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वैंग यू के पिता ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, ओल्ड शेन रोना बंद करो, हम इतने सालों से दोस्त हैं, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा भाई शेन युआन, उसने पुलिस बुला ली है। लगता है उसकी बेटी को भी शाओशुन अपने साथ ले गया है। लेकिन शाओशुन ऐसा लड़का नहीं है जो कोई गलत काम करेगा। फिर उन्होंने गंभीर होकर पूछा, ओल्ड शेन सच बताओ, जो फॉर्मूला तुमने निकाला है क्या वो सच में रिलायबल है? शेन के पिता ने दांत भींच कर कहा, हाँ मुझे पूरा भरोसा है। वैंग यू के पिता ने लंबी सांस छोड़ी। मेरा वो निकम्मा बेटा, काश उसमें शाओशुन की हिम्मत का 10वां हिस्सा भी होता तो मुझे जिंदगी में कभी चिंता नहीं करनी पड़ती। शेन के पिता की तुलना में वैंग यू के पिता मुश्किल हालात में कहीं ज्यादा काम रह सकते थे। कुछ देर झिझकने के बाद उन्होंने धीरे से पूछा, ओल्ड शेन तुम्हें नहीं लगता शाओशुन किसी शौक में है? अभी अभी उस पागल लड़के का फोन आया था। शाओशुन ने मुझसे कहा उसे बस एक दिन का टाइम चाहिए, वो पूरा पैसा वापस कमा सकता है। और उसने ये भी कहा कि मैं थोड़ा ऑयल खरीद लूं क्योंकि जल्दी ही गवर्नमेंट खुद मुझसे पैसे उधार लेने आएगी। क्या तुमने इस खबर के बारे में सुना है? ऑयल फ्यूचर्स। शेन के पिता ने भौहें सिकोड़ ली। 90 सेकंड में अमेरिकन बॉन्ड मार्केट की स्ट्रक्चर को कॉपी करके ऑयल बेस्ड फ्यूचर्स अभी अभी शुरू हुए थे। उन्होंने धीरे से कहा, शाओशुन का मतलब शायद ये है कि वो प्राइवेट फ्यूचर्स मार्केट से कुछ हिस्सा बाहर निकालना चाहता है। खुद को काम रखते हुए उन्होंने आगे कहा, अभी सिर्फ सिस्टम के अंदर वाले लोग ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, है ना? मेरा अंदाजा है कि सरकार बदले में बड़े स्केल पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम वो बॉन्ड शाओशुन के लिए होल्ड करके रखना या फिर कंपनी क्रेडिट बढ़ाने में इस्तेमाल करना। दोनों ही सिचुएशंस में फायदा है। हे भगवान, क्या सच में ऐसा हो सकता है? वैंग यू के पिता जेन्युइनली शॉक में थे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर में चीजें सच में ऐसे ही होंगी या नहीं। लेकिन आखिर एक्सपीरियंस होता है। वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। एक रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ होने के नाते थोड़े कैश ऑर्डर से उनका एम्पायर खत्म नहीं होने वाला था। उन्होंने बस अपने उड़ाऊ बेटे को ये बात कभी नहीं बताई थी। कुछ देर बाद वो बोले, ओल्ड शेन मेरे अकाउंट में अभी भी 20 लाख पड़े हैं। मैं सोच रहा था उन्हें तुम्हें बचाने में इस्तेमाल करूं, लेकिन उससे तुम्हारा नुकसान कवर नहीं होगा। उन्होंने लंबी सांस ली। वैसे भी बोर्ड के वो बूढ़े गिद्ध इस बार मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों ना मैं भी ऑयल फ्यूचर्स में हाथ आजमा लूं। अगर सरकार सच में बॉन्ड्स एक्सचेंज करने आई तो कम से कम मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ होगा। उधर शेनशून ने शेन युआन की प्राइवेट सील्स, डॉक्यूमेंट्स और टैक्स सर्टिफिकेट्स हासिल करने के बाद फाइनेंशियल सिस्टम की एक लूपहोल का फायदा उठाया। बॉन्ड ट्रेडिंग के नाम पर उसने पूरे 50 लाख कैश निकाल लिए। ये 50 लाख शेन युआन की लगभग पूरी संपत्ति थी और उसमें उसके बिजनेस पार्टनर्स का पैसा भी शामिल था। अगर उसे इस बारे में पता चलता तो वो सच में शेनशून को जिंदा चबा जाता। कुछ देर बाद होटल रूम में वैंग यू चुपचाप बैठा शेनशून को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पागल इंसान हो। तभी शेनशून 2 ट्रैवल बैग्स लेकर वापस आया, कैश से भरे हुए। अब कमरे में कुल 4 बैग्स पड़े थे। वैंग यू ने थूक निकला, हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा होंगे, है ना? निकम्मे। शेनशून ने उसके सिर पर हल्की चपत मारी। फिर उसने शेनशियान को पानी की बोतल दी। थैंक्स, शेनशियान धीरे से बोली, लेकिन उसकी नजरें लगातार शेनशून पर टिकी थीं। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, ब्रदर क्या ये पैसे सच में मेरे पापा से लिए हैं? हाँ, शेनशून ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। लेकिन टेंशन मत लो, आज के बाद मैं इस पैसे को 10 गुना बढ़ा दूंगा। तुम्हारे पापा इतने खुश होंगे कि खुशी में बिल्डिंग से कूदने का मन करेगा उनका। शाओशुन, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? वैंग यू अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। तुमने खुद कहा था कि तुमने बॉस के अकाउंट से 4.5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो क्यों ना हम भाग जाएं? ये पैसे लेके दुनिया घूमते हैं, ऐश करते हैं। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पापा कैपेबल हैं। कुछ सालों में वो पैसा फिर से कमा लेंगे। दफा हो जाओ। इस बार शेनशून की आवाज सख्त थी। उसकी आंखों में एक अजीब सीरियसनेस थी। काफी समय हो गया था उसे ट्रेडिंग किए हुए, खासकर उस हिस्टोरिक विन के बाद जब उसने अमेरिकन स्टॉक मार्केट से बिलियंस कमाए थे। लेकिन इस नई जिंदगी में उसके पास सिर्फ अपने रिग्रेट्स मिटाने का मौका नहीं था। उसके अंदर अब एक मिशन था, एक पर्पस। उसने धीरे से कहा, बॉस के उन पैसों से शायद 70 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा उन्हें वापस देना पड़ेगा। मैक्सिमम यही होगा कि वो मुझे जेल जाने से बचा ले और ऊपर से 1-2 करोड़ दे दे। इतना बड़ा स्कैम। वैंग यू हक्का बक्का रह गया। काहे का स्कैम? शेनशून ने उसे घूरा। ये सब मैंने सीक्रेटली किया है, जेल न जाना ही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वैंग यू अब भी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेनशून आखिर चाहता क्या है। भाई तू इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? अगर सिर्फ पैसे लेकर भागना ही गोल है तो इतना ड्रामा क्यों? रिस्क बहुत ज्यादा है। शेनशून चुप हो गया।
उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें घूमने लगी। सोरोस, फाइनेंशियल स्टॉर्म, मार्केट कोलैप्स। एक ट्रेडर होने के नाते उसने वो सब अपनी आंखों से देखा था और वो मंजर वो कभी नहीं भूल सकता था। काउंटलेस लोग बेरोजगार हो गए थे, हर बिल्डिंग की छत पर मरने के लिए तैयार लोग खड़े थे। हर सिक्योरिटीज ग्रुप गालियों, चीखों और टूटे हुए लोगों की आवाजों से गूंज रहा था। असल में काशू गवर्नमेंट की मदद बस आने ही वाली थी, लेकिन उस वक्त हांगकांग स्टॉक मार्केट ही पूरा फाइनेंशियल एग्जिट रूट था और इसलिए उसका बचना बेहद जरूरी था, क्योंकि फॉरेन पावर्स की जेब में जाने वाला एक भी युआन हजारों लोगों को बेरोजगार कर सकता था या उन्हें बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर। शोशुन, बस बता क्या करना है। वैंग यू पीछे गिरते हुए सीधे बेड पर लेट गया, फिर बेफिक्री से अंगड़ाई लेते हुए बोला, मैंने लोगों का इंतजाम कर लिया है, 7 कंपनीज रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेनशुन ने धीरे से शेनशियन की तरफ देखा। दी, मुझे याद है तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, सही? हाँ, थोड़ी बहुत। शेनशुन ने अपनी गर्दन घुमाई, उसकी आंखों में एक ठंडी डेंजरस चमक थी। 8 घंटे बाद एक फॉरेन कैपिटल फोर्स हांगकांग स्टॉक मार्केट पर हमला करेगी। हमें बस उनका कैश फ्लो ट्रैक करना है और मार्केट के सबसे बॉटम पॉइंट पर उन्हीं के साथ बैट लगाना है। वो जितना खरीदेंगे हम भी उतना खरीदेंगे। अगर हम उन्हें खून के आंसू रुला सके तो वो ये पैसा आसानी से वापस नहीं ले जा पाएंगे। उसकी बातें सुनकर वांग यू अचानक एक्साइटेड हो गया। लगता है इसमें पर्सनल रिवेंज भी शामिल है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर सेकंड बिहाई सिटी के काउंटलेस लोग हांगकांग स्टॉक मार्केट की हलचल पर नजर रखे हुए थे। युआन हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप चेयरमैन ऑफिस यंग डोंग हाथ में बड़ा मोबाइल फोन लिए डिजिटल कंप्यूटर को घूरे जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, बचे हुए 20 करोड़ भी अंदर डालूं या नहीं। चंगपू विलेज में वांग यू के पिता और शेन के पिता भी फोन्स हाथ में लिए बैठे थे, हर मिनट हांगकांग मार्केट की अपडेट सुन रहे थे। उधर शेनयुआन, जब उसे पता चला कि शेनशुन ने पैसा हांगकांग स्टॉक मार्केट में लगाया है तो उसके पास भी बस इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब उसे उम्मीद थी कि शेनशुन सच में बाजी पलट देगा और उसका पैसा वापस कर देगा। एवन भी लगातार मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं था कि शेनशुन के पास कमबैक का स्लाइटेस्ट चांस भी है, लेकिन फिर भी अपने प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट की वजह से वो हांगकांग मार्केट की हर मूवमेंट ट्रैक कर रहा था। सबकी उम्मीदें, सबकी तबाही, सब कुछ अगले 24 घंटों में तय होने वाला था। उसी समय हजारों मील दूर सूट बूट पहने एक आदमी फाइनेंशियल जायंट्स की तालियों के बीच ऑफिशियली 4 बिलियन हांगकांग डॉलर मार्केट में डाल रहा था। जेंटलमैन, आइए उम्मीद करें कि जोजो का फाइनेंशियल डिनोसॉर दर्द में चीखेगा। उधर जब शेनशुन ने वांग यू को कैपिटल फ्लो ट्रैक करना सिखाया तो थोड़ी देर बाद टेम्पररी सेटअप वाले कंप्यूटर के सामने बैठे वांग यू ने अचानक उसे जोर से हिलाकर उठा दिया। अंदर गया। मिंग शिप बिल्डिंग ग्रुप का स्टॉक 0.2% ऊपर गया। नहीं, 0.3%। अभी भी पैसा अंदर जा रहा है। शेनशुन तुरंत उठकर बैठ गया। शेनशियन चुपचाप उसे देख रही थी। वो तेजी से पानी की बोतल उठाकर स्क्रीन के पास गया, फिर ध्यान से मार्केट देखने लगा और अगले ही पल उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। वेरी गुड सोरोस, वो कमीना अपनी चाल चल चुका है। वो सीक्रेटली बिलियंस का फंड हर ब्लू चिप स्टॉक में डालना चाहता है और फिर जंक स्टॉक्स को उनकी लोअर लिमिट तक क्रैश कर देगा, पूरी लिमिट तक। वैंग यू शॉक में पड़ गया। अगर स्टॉक्स लिमिट हिट कर गए तो मार्केट बंद नहीं हो जाएगा, फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? शेनशुन ने उसे घूरा। 90 सेकंड का हांगकांग स्टॉक मार्केट इतना क्रेजी इसलिए था क्योंकि उसका सिस्टम नॉर्मल माइक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल जैसा नहीं था। वो रिजर्वॉयर सिस्टम था। एक रिजर्वॉयर में यह पहचानना मुश्किल होता कि कौन सा स्टॉक असली ब्लू चिप है और कौन सिर्फ जंक। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हर स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन एक दिन डैम टूटता ही है और जिस दिन जंक स्टॉक्स कोलैप्स होते हैं उसी दिन असली पैसा सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में बचता है। तो वही पैसा आखिर में मार्केट को जिंदा रखेगा और तब हर कोई खरीदना शुरू कर देगा। समझे? वैंग यू की आंखें चमक उठी। मतलब अच्छे स्टॉक्स की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। एग्जैक्टली। और जंक स्टॉक्स भी मार्केट रिकवरी के साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन असली फर्क सिर्फ प्रोफेशनल समझ पाएंगे कि कौन सा स्टॉक सच में वैल्यूएबल है और कौन सिर्फ कचरा। शेनशुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब लहर उठती है तो नाव भी ऊपर उठती है, यही स्टॉक मार्केट का सबसे कड़वा सच है। कुछ देर बाद जब वांग यू लगातार मार्केट मॉनिटर कर रहा था तो पास बैठी शेनशियन भी खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे से पास आकर बैठ गई। शेनशुन लगातार स्क्रीन को घूर रहा था। शो फार्मास्यूटिकल्स को देखो, वांग स्टील ग्रुप को देखो, पूरे हांगकांग मार्केट को मत घूरो। बस ये ट्रैक करो कि जिसो स्टॉक से कोई बड़ा फंड बाहर निकल रहा है या नहीं। पूरे प्रोसेस के दौरान शेनशियन चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रही थी। सच कहे तो उसे स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। अब तक शेनशुन दर्जनों कंपनी नेम्स बोल चुका था और बाहर से देखने पर यह पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि कौन ब्लू चिप स्टॉक है और कौन जंक स्टॉक। लेकिन हर बार शेनशुन बड़े एक्यूरेटली एबनॉर्मल कैपिटल फ्लो पकड़ लेता था और तुरंत उसे रिकॉर्ड कर लेता था। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, दुश्मन की स्ट्रेटेजी कमाल की है। उसने तुरंत वांग यू से कहा, यू उन 7 कंपनी से पैसा ट्रांसफर करो, एवरेज 1.5 पॉइंट कट रखो, तुम अकाउंट संभालो और हमारी ब्लू चिप स्टॉक लिस्ट के हिसाब से एक एक करके खरीदना शुरू करो। वैंग यू थोड़ा घबरा गया। ऐसे करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? पकड़े जाएंगे खाक। शेनशुन ने उसके सिर के पीछे हल्की चपत मारी। उनके पास बिलियंस हैं, हमारे पास मुश्किल से 1 करोड़ कुछ लाख। तुम्हें क्या लगता है हर कोई कैलकुलेटर लेकर बैठा है क्या? इतना कौन नोटिस करेगा? लेकिन तभी वैंग यू ने एक डेंजरस सवाल पूछ दिया।
तुमने बॉस वाले 4 करोड़ आखिर लगाए कहाँ हैं? कुछ सेकंड के लिए शेनशून के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई, ठंडी, खतरनाक। उसने धीरे से फुसफुसाया, जब उसके साथ कुछ होगा तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। वांग यू के जाने के बाद शेनशियान फोन पर लगातार अकाउंट्स मैनेज कर रही थी, लेकिन वो क्लियरली नर्वस लग रही थी। शेनशून उसके पास जाकर बोला, शियान डी, आप ये सब संभाल लोगी? बेड के किनारे बैठी शेनशियान ने अपने खूबसूरत पैर आराम से बाहर निकाले हुए थे। दोनों के बीच मुश्किल से 10 सेंटीमीटर का गैप था। उसकी हल्की खुशबू शेनशून तक आ रही थी और पहली बार शेनशियान सच में उसे ध्यान से देखने लगा और एक पल के लिए रुक गया। मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया, ये सच में बहुत खूबसूरत है। कुछ कहा? शेनशियान ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने एक फोल्डेड पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। हो गया। अब शौक होने की बारी शेनशून की थी। उसकी पूरी प्लान के मुताबिक मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए उसे 20 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना था और मार्केट के हर रियल टाइम चेंज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स एडजस्ट करने थे। इसे कहते हैं रेवेन्यू मॉडल। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना बेहद मुश्किल था। किस स्टॉक में ज्यादा पैसा डालना चाहिए, किस में कम, किस में ज्यादा रिस्क है और किस में कम इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं थे, इसके लिए चाहिए होती है गहरी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग पावर, यानी इंसानी दिमाग की कैलकुलेशन कैपेसिटी। एक जीनियस ट्रेडर कम समय में पूरे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगा सकता है और इस वक्त शेनशून शेनशियन के दिए हुए उसी पेपर को शौक में देख रहा था। शेनशून उस पेपर को लगातार ध्यान से देख रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने शेनशियन की तरफ देखा। तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर लोगों से मिलने नहीं देते, है ना? शेनशियन ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे याद है, तुम्हारे पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और फिर तुमने ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए पूरा पैसा वापस कमाया था। ये सुनते ही शेनशियन एक पल को रुक गई, फिर हल्का सा शर्माते हुए सिर झुका दिया और उसी पल शेनशियन के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। तो ये बात है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बिल्कुल पास एक असली जीनियस बैठी है। शेनशियन की एबिलिटी आखिर थी क्या? टॉप लेवल थिंकिंग पावर, ऐसी कैलकुलेशन एबिलिटी जो ऑलमोस्ट सुपर कंप्यूटर जैसी प्रेडिक्शन कर सके। अगर ऐसी टैलेंट स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल हो जाए तो नतीजे डरावने हो सकते थे। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ कमाना भी मुश्किल नहीं रहता। शेनशून ने अपने एक्साइटमेंट को दबाया, फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है, अब काम रहो। मैं युआन हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप के बॉस से कांटेक्ट करता हूँ। अब समय आ गया है कि वो अपना काम पूरा करे। लेकिन शेनशन को शेनशन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नजर नहीं आया। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी खुद की एबिलिटी कितनी टेरिफाइंग है। अगले ही पल शेनशन ने वोंग यू का बड़ा मोबाइल उठाया और यंगडोंग को कॉल लगाया। उधर यंगडोंग उलझन में फोन उठाते हुए बोला, शेनशन तुम हो ना? हेलो, तुम्हारे अकाउंट में अभी भी पैसा बचा है ना? शेनशन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ। यंगडोंग को सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसे 40 घंटे पहले का वो वक्त याद आया जब शेनशून सिर्फ उसका एक छोटा एम्प्लॉय था, एक पॉन। लेकिन अब उसकी किस्मत खुद शेनशून से जुड़ चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो एक ऐसा इकोनॉमिक्स जीनियस बन चुका था जिसकी तारीफ जांग कांग जैसा प्रोफेसर भी कर रहा था। यंगडोंग हकलाते हुए बोला, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या आप भी मेरे पैसे हड़पना चाहते हो? शेनशून की आवाज ठंडी और स्टेडी थी। अगले आधे घंटे में एक बड़ी अमाउंट चिन माइनिंग ग्रुप में डाली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा पैसा उसी में डाल दो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। इससे वो लोग 1 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। 1 बिलियन। यंगडोंग शॉक में पड़ गया। वो लोग कौन है? लेकिन जवाब देने के बजाय शेनशून ने फोन काट दिया। यंगडोंग पूरी तरह कॉन्फ्यूज रह गया। पास खड़े प्रोफेसर जंगकांग ने यह सब नोटिस कर लिया था। जब यंगडोंग ने उन्हें बात बताई तो उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। फिर वो अचानक खड़े हो गए। तो ये बात है, मुझे समझ ही नहीं आया था। हमारे स्टॉक मार्केट में एक और हिडन फंड मौजूद है। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट भर चुका था। उन्होंने यंगडोंग को पकड़कर कंप्यूटर के पास खींचा। सीईओ यंग, अभी भी नहीं समझे? इस बार हांगकांग स्टॉक मार्केट का क्रैश और फिर रिकवरी, सब कुछ फॉरेन फंड से जुड़ा हुआ है। यही फॉरेन कैपिटल हमारे मार्केट को लूट रही है और यही मार्केट को डिस्ट्रॉय भी कर रही है। यंगडोंग का दिमाग घूमने लगा, लेकिन जंगकांग की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद उसे आखिरकार कुछ समझ आने लगा। और जब सच्चाई समझ आई तो वो और भी गहरे शॉक में चला गया। अगर जंगकांग की थ्योरी सही थी तो इसका मतलब था शेनशून जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ अपने पेरेंट्स या खुद के लिए नहीं था। वो हांगकांग मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो दुश्मनों से जितना हो सके नुकसान रिकवर करके पैसा वापस अपने लोगों के हाथों में रखना चाहता था। प्रोफेसर जंगकांग एक्साइटमेंट में लगभग कांप रहे थे। हमारे देश में हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स पैदा होते रहे हैं, ऐसा नौजवान हांगकांग की किस्मत है। फिर वो जल्दी से बोले, सीईओ यंग, ये शेनशून आखिर किस डिस्ट्रिक्ट का है? मैं अभी लोगों को भेजता हूँ। नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। उसे हांगकांग इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में हाई पोजीशन दिलानी होगी। लेकिन यंगडोंग अब भी शॉक में था। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया, वो हांगकांग का नहीं है, वो मेनलैंड चाइना से आया है, शायद बिहाई से। उधर होटल रूम में शेनशून लगातार काम करते हुए सक्सेसफुली 1 करोड़ से ज्यादा फंड्स अलग अलग ब्लू चिप स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। उसी समय एक प्राइवेट ग्रुप अकाउंट ने भी पूरे 20 करोड़ चिन माइनिंग ग्रुप में डाल दिए। स्क्रीन के सामने बैठा वांग यू हैरानी से बोला, तुमने बॉस का पूरा पैसा इसी ग्रुप में क्यों लगवाया? क्या तुम उनके किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को जानते हो? शेनशून ने सिर हिला दिया, नहीं। तो फिर? वांग यू पूरी तरह कंफ्यूज था, क्योंकि इस मूव के बाद चिन माइनिंग ग्रुप इस क्राइसिस का सबसे बड़ा विनर बनने वाला था। और सबसे अजीब बात, उनका शेनशून से कोई कनेक्शन तक नहीं था। मतलब उन्हें बैठे बिठाए जैकपॉट मिलने वाला था। लेकिन शेनशून की आंखों में एक गहरी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, अगर चाइना के पास एक पावरफुल ब्लू चिप स्टॉक होगा तो हांगकांग मार्केट को और स्टेबिलिटी मिलेगी। वांग यू को उसके वर्ड्स समझ ही नहीं आए, लेकिन पास खड़ी शेनशन थोड़ा शॉक में थी।
क्योंकि चाइना और हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स में जमीन आसमान का फर्क था। सीधी भाषा में चाइना के मार्केट में चाहे कितना भी पैसा हो, वो हांगकांग फाइनेंशियल मार्केट के बराबर नहीं पहुंच सकता था। तो फिर शेनशुन आखिर चाइना की इतनी चिंता क्यों कर रहा था? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और सोच पाता, वांग यू अचानक डिजिटल स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, हिल गया। स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था जिन 10 से ज्यादा स्टॉक्स में शेनशुन ने पैसा लगाया था, उनकी प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। शुरुआत में सिर्फ 1-2 युआन का जंप, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में वही 3-5 युआन तक पहुंच गया। और इसका सिर्फ एक मतलब था, सोरोस ने मार्केट के सबसे बॉटम पॉइंट पर खरीदना शुरू कर दिया था। अब फाइनेंशियल स्टॉर्म ऑफिशियली शुरू हो चुका है। शेनशुन के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी। उधर वांग यू, जो नॉर्मली स्टॉक मार्केट को लेकर काफी चिल रहता था, अब पागलों की तरह कीबोर्ड चलाने लगा। उसने तुरंत शेनशियान से कहा, फंड्स के हर फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करो। कुछ देर बाद उसने उत्साह में पूछा, शियान डी, हमने अभी तक कितना प्रॉफिट बना लिया? शेनशियान ने जल्दी से कैलकुलेशन की, फिर धीरे से बोली, सिर्फ डबल? क्या? वांग यू का मुंह खुला का खुला रह गया। सिर्फ एक स्टॉक ऊपर गया और पैसा डबल हो गया। वो हमेशा से एक रिच ब्रेड रहा था। उसे पैसों की असली वैल्यू कभी समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि पैसा डबल होना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब होटल में आने से लेकर अब तक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और शेनशुन का लगाया हुआ पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका था। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरे डबलिंग प्रोसेस में सिर्फ 10 मिनट लगे थे। हे भगवान, वांग यू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई मिरेकल अपनी आंखों से देखा हो, और वो मिरेकल उसके अपने दोस्त ने किया था। शेनशुन हल्का सा मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है, थोड़ी देर में तुम्हें इससे भी बड़ा खेल दिखाता हूँ। उसने आगे बढ़कर वांग यू के कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने शेनशुन को 2 ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स बेचने को कहा। वो शेयर्स पहले करीब 1 युआन पर थे, लेकिन लो प्राइस सेलिंग की वजह से उनकी कीमत तुरंत गिरकर 0.8 युआन हो गई। वांग यू शॉक में चिल्लाया, अरे ये तो खुद प्राइस गिराना हुआ ना। लेकिन शेनशुन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। और ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में लालची इन्वेस्टर से भरे एक रूम में एक यंग ऑपरेटर अचानक चौंक गया। मिस्टर सोरोस, हमारे ब्लू चिप स्टॉक की प्राइस गिरकर 0.8 युआन हो गई है। कोई बेच रहा है। ऑपरेटर के पीछे खड़ा मिडिल एज्ड आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसने एक नजर स्क्रीन पर डाली, फिर तिरस्कार से हंस पड़ा। कोई बेवकूफ होगा, उसे लग रहा होगा कि अब मार्केट बचने वाली नहीं, इसलिए बस अपना लॉस कट कर रहा है। प्राइस वापस ऊपर ले जाओ। जी सर। और फिर सिर्फ 5 मिनट बाद एक मैजिकल चीज हुई। वांग यू की आंखों के सामने जो स्टॉक अभी 0.8 युआन तक गिरा था, वो वापस 1-2 युआन तक पहुंच गया। और जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था, लग रहा था कि अभी और उछलेगा। ये आखिर हो क्या रहा है? वांग यू ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। लेकिन शेनशुन के चेहरे पर बस एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने शेनशुन की तरफ देखा। शेनशी, आपको पता है ये क्या हो रहा है? शेनशुन कुछ सेकंड सोचती रही, फिर बोली, स्टॉक मार्केट ने गलती की है। रॉन्ग। शेनशुन की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। स्टॉक मार्केट आखिर में सिर्फ इंसानों का गेम है, और वो बूढ़ा कमीना सोरोस सबसे सस्ते दाम पर बाय करके अमीर बनना चाहता है। जिन ब्लू चिप स्टॉक्स से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद है, वो उन्हें हर हाल में खरीदेगा। फिर उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उसे समझ आ गया है कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के पास अभी भी स्टॉक्स बचे हैं, इसलिए वो जानबूझकर प्राइस ऊपर पुश कर रहा है ताकि लोग डरकर अपना नुकसान रोकने के लिए स्टॉक्स बेचते रहें। तो अब क्या करें? वांग यू परेशान हो गया। अगर ऐसा चलता रहा तो हम और नुकसान करेंगे। ऑलरेडी थोड़ा लॉस हो चुका है। लेकिन शेनशुन बस बेरुखी से मुस्कुराया, बेचते रहो, इस बार प्राइस सीधे 1 युआन तक गिरा दो। कुछ मिनट बाद सोरोस के रूम में यंग ऑपरेटर फिर शॉक में पड़ गया। लेकिन इस बार रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सोरोस खुद स्क्रीन को घूर रहा था। वो हंस पड़ा, फिर बेच रहे हैं, प्राइस ऊपर जाते देख थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए इन्हें। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, चाइनीज लोग सच में छोटी छोटी चीजों के लिए सबसे ज्यादा ग्रीडी होते हैं, हर बार छोटे प्रॉफिट्स के पीछे भागते रहते हैं। उसने हाथ हिलाया, प्राइस बढ़ाते रहो, डायरेक्ट 16 तक ले जाओ, उसे बेचने दो। लेकिन इसका मतलब था सोरोस को प्राइस ऊपर रखने के लिए और ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। उधर जब शेनशुन, शेनशियान और वांग यू ने देखा कि स्टॉक की प्राइस वापस बढ़कर 16 पहुंच गई है, तो वांग यू खुशी से ऑलमोस्ट पागल हो गया। अरे वाह, हमने तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया। वो एक्साइटमेंट में उछल पड़ा। शाओशुन, अगर हम अभी सेल कर दें तो क्या सीधे करोड़ों का प्रॉफिट नहीं बन जाएगा? इस वक्त वांग यू सच में पागल होने वाला था। बस इस बाइंग सेलिंग के खेल में उन्होंने करोड़ों का प्रॉफिट बना लिया था। और सबसे डरावनी बात ये थी, उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं था। बस कंप्यूटर स्क्रीन देखी, कुछ कमांड्स दिए और पैसा सीधे उनकी जेब में आने लगा। ये 90 सेकंड का दौर था। उस समय 1 करोड़ का मतलब क्या होता था? वांग यू का फैमिली पहले से रिच था, लेकिन उनके लिए भी टॉप क्लास मर्सिडीज की कीमत मुश्किल से 10 लाख होती थी। अगर उस दौर के चाइना में किसी के पास 1 करोड़ हो तो वो 500 युआन वाले न जाने कितने घर खरीद सकता था। लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड शेनशुन बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने शेनशियान की तरफ देखा। शेंडी, आपको क्या लगता है इस वक्त मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना चाहिए? शेनशियान पर अचानक प्रेशर आ गया। उसने तुरंत नोटबुक पर कैलकुलेशन शुरू की। कुछ सेकंड बाद वो बोली, स्टॉक प्राइस 16 तक पहुंच चुकी है। अब बाहर के छोटे इन्वेस्टर्स को खबर मिल जाएगी। वो लोग डरकर स्टॉक्स बेचना शुरू करेंगे ताकि अपना नुकसान बचा सकें, और हम उसी मौके का फायदा उठाकर उन सारे स्टॉक्स को वापस बाय कर लेंगे। शेनशुन ने हल्का सा सिर हिलाया।
अच्छा जवाब, लेकिन यही अकेला जवाब नहीं है, सही भी और गलत भी। इस वक्त उसकी आंखें भूखे भेड़िए जैसी लग रही थीं। वो बेरहमी से कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। फिर उसने कोल्ड टोन में आदेश दिया, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, बाकी सारे स्टॉक्स के साथ भी यही करेंगे, उनकी प्राइसेस भी ऊपर चढ़ाएंगे। ये सुनते ही शेनशान कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि शेनशुन आखिर करना क्या चाहता है। उधर वैंग यू का दिल बैठ गया, ये तो ऑलरेडी डबल प्रॉफिट है, अगर तू बार बार ऐसा करेगा तो सारा प्रॉफिट प्राइस पंप करने में ही खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन उसी समय दुनिया की दूसरी तरफ सोरोस के ऑफिस में वो जोर जोर से हंस रहा था। चाइनीज ड्वार्फ्स, लगता है इन्हें भी खबर मिल गई है, अब सब लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा है, करने दो, वो जितना बेचेंगे हम उतना खरीदेंगे, और इस ड्रामा को खत्म करने के लिए प्राइस सीधे 20 युआन तक ले जाओ, ताकि वो बिना सोचे अपना सब कुछ बेच दे। इस वक्त सोरोस का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते वो मार्केट इंडिकेटर्स के पीछे छिपी इमोशंस को अच्छे से पढ़ सकता था। उसे साफ दिख रहा था कि छोटे इन्वेस्टर्स डरकर अपने लॉसेस कट कर रहे हैं, और इसलिए वो जानबूझकर प्राइस ऊपर पुश कर रहा था ताकि लोग हेजिटेशन छोड़कर अपने सारे शेयर्स बेच दें। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। 20 मिनट बाद यंग ऑपरेटर लगातार पैसा डालता रहा और आखिर में करीब 5 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए गए। उधर होटल रूम में वांग यू की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अचानक शेनशुन को पकड़कर बोला, बस करो, 3 गुना हो गया है, चलो अब निकलते हैं। 1 घंटे से भी कम टाइम में 3 गुना प्रॉफिट। लेकिन शेनशुन अच्छी तरह जानता था कि अगर वो अभी अपने बाकी शेयर्स बेच दे तो इस डील से सीधे 5 करोड़ प्रॉफिट बना सकता है। उस पैसे से वो सारा कर्ज चुका देता, और अगर 2 करोड़ भी बच जाते तो मेनलैंड चाइना में प्रॉपर्टीज खरीद कर 20 साल से कम में वो अरबपति बन सकता था। बिना कोई रिस्क लिए सिर्फ रेंट इनकम से भी उसकी जिंदगी सेट हो जाती। लेकिन सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच शेनशुन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, श्यान डी, सारा पैसा चिन माइनिंग ग्रुप में डाल दो, उसके शेयर प्राइस को 3 से 5 तक पुश करो। क्या? वैंग शौक में चिल्लाया, शियाओशुन तू पागल हो गया है क्या? इतना पैसा कमाने के बाद भी तू सब सिर्फ चिन माइनिंग ग्रुप को ऊपर उठाने में लगा देगा? अब उसे सच में शक होने लगा था कि कहीं शेनशुन मेनलैंड चाइना का कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं। उसी पल जब शेनशुन अपनी पूरी संपत्ति चिन माइनिंग ग्रुप में डाल रही थी, दूसरी तरफ यांगडोंग भी एक्शन ले चुका था। मार्केट में कुल 25 करोड़ का फंड अचानक चिन माइनिंग ग्रुप में घुस गया, और अगले ही पल उस स्टॉक की प्राइस 0.6 युआन से सीधे 4.8 युआन तक पहुंच गई। सोरोस का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि चिन माइनिंग ग्रुप में चारों तरफ से पैसा घुस रहा था। एक तरफ शेनशुन का फंड था, पहले वाले इन्वेस्टमेंट को मिलाकर कुल 6.5 करोड़, और दूसरी तरफ यांगडोंग ने भी अपना पूरा पर्सनल फंड अंदर डाल दिया था, कुल 20 करोड़। फिर चिन माइनिंग ग्रुप का अपना शुरुआती 50 करोड़ का फंड, जो मार्केट कंट्रोल करने और छोटे इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए रखा गया था, और आखिर में सोरोस के वो 20 करोड़ जो उसने सबसे बॉटम प्राइस पर बाय करने के लिए रिजर्व रखे थे। कुल मिलाकर 96 करोड़ 50 लाख, लगभग 1 बिलियन, ऐसे मार्केट में जो पहले से सुस्त पड़ा था। और इसी मैसिव फंड फ्लो ने चिन माइनिंग ग्रुप को पूरे मार्केट का सबसे डेंजरस ब्लू चिप स्टॉक बना दिया। उसकी प्राइस लिटरली पागलों की तरह ऊपर भाग रही थी। मिस्टर सोरोस, चिन ग्रुप की प्राइस अभी भी बढ़ रही है, 5.8 युआन, नहीं सर, अब 6 युआन। सर, ये स्टॉक ऑलरेडी 10 गुना ऊपर जा चुका है। अगर हमने अभी प्रॉफिट नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। धड़ाम, सोरोस ने गुस्से में मेज पर हाथ दे मारा। असल में उसकी स्ट्रेटेजी इंटरकनेक्टेड थी। वो अलग अलग ब्लू चिप स्टॉक्स में बिलियंस डालकर हांगकांग मार्केट से सैकड़ों अरबों का प्रॉफिट निकालना चाहता था। इसलिए उसने हर बड़े स्टॉक में पैसा स्प्रेड किया था। लेकिन उदाहरण के लिए चिन माइनिंग ग्रुप में टोटल फंड करीब 1 बिलियन था, और उसमें उसका हिस्सा सिर्फ 20 करोड़ था। मतलब प्राइस भले 10 गुना ऊपर चली जाए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट किसी और की जेब में जा रहा था, और यही बात पूरी स्ट्रेटेजी को बर्बाद कर रही थी। उसी पल दूसरे कई स्टॉक्स भी तेजी से ऊपर उठने लगे। मिस्टर सोरोस, दूसरे स्टॉक्स की प्राइसेस भी जंप कर रही हैं। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। हैंग सेंग इंडेक्स 3500 क्रॉस कर चुका है। पूरे ऑफिस में कीबोर्ड की आवाजें गूंज रही थी, और उसी पल सोरोस को साफ एहसास हो गया, मैं फंस चुका हूँ, और बहुत बुरी तरह। उसने मन ही मन दोहराया, चिन माइनिंग ग्रुप। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो स्टॉक मार्केट को उसकी तरह समझता हो, शायद उससे भी बेहतर। उस आदमी ने छोटे इन्वेस्टर होने का नाटक किया, मेरी चाल समझ ली और मुझे मेरे ही ट्रैप में फंसा दिया। कुछ पल के लिए उसका सिर घूम गया। वो आदमी जिसने 70 सेकंड में ब्रिटेन की इकोनॉमी हिला दी थी, 80 सेकंड में एशिया के 4 टाइगर से अरबों कमाए थे, वो पहली बार किसी से मात खा रहा था। और सबसे ह्यूमिलेटिंग बात, उसे हराने वाला कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक यंग ट्रेडर था। सोरोस धीरे से बुदबुदाया, अगर वो ये सब समझ सकता है तो वो भी किसी भी देश के स्टॉक मार्केट को लूट सकता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, सेल एवरीथिंग। फिर ऑपरेटर की तरफ देखे बिना बोला, और मेरे लिए कॉल लगाओ, जिजो से पूछो चिन माइनिंग ग्रुप का ट्रेडर आखिर है कौन। उधर होटल रूम में तीनों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे। वैंग यू थोड़ा डिप्रेस था, क्योंकि उसके हिसाब से शेनशुन ने अभी लगभग 5 करोड़ का गारंटीड प्रॉफिट छोड़ दिया था। ऐसा पैसा जिसमें प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं था।
लेकिन शेनशून बेहद शांत था। एक हाथ से वो शेनशियान के सिर पर हल्के से हाथ फेर रहा था और दूसरे हाथ से उसे स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल समझा रहा था। उधर शेनशियान खुद परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका एक कजन अचानक इतना मैच्योर कैसे हो गया। वो हर बात ऐसे समझा रहा था जैसे कोई एक्सपीरियंस मेंटोर हो और उसके बताए हुए थ्योरीज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की आधी किताबों को झूठा साबित कर रहे थे। कुछ देर बाद शेनशून ने टीवी ऑन किया। हांगकांग के बिजनेस चैनल पर एक हैंडसम एंकर पसीने में भीगा हुआ चिल्ला रहा था, एक्साइटेड सिटीजंस। सिर्फ 1.5 घंटे के मार्केट फ्लक्चुएशन के बाद हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स 4000 पॉइंट्स पार कर चुका है। उसी समय चंगपू विलेज में शेन के पिता और वैंग यू के पिता भी रेडियो पर अपडेट सुन रहे थे। जिजो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी की है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हजारों नागरिक जमा हो चुके हैं। इंडेक्स 4000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है। लोग खुशी से झूम रहे हैं। हांगकांग गवर्नमेंट को फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी है। चिन माइनिंग ग्रुप ने गवर्नमेंट 20 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। शेयर्स मिलना मुश्किल हो गया है। हैंग सेंग इंडेक्स लगातार ऊपर जा रहा है और जल्द ही 6000 क्रॉस कर सकता है। और इस वक्त टीवी के सामने बैठा वांग यू भी उन्हीं सिटीजंस की तरह पैनिक एक्साइटमेंट में था। उसका सिर पूरी तरह घूम चुका था। ऊपर और नीचे के फ्लैट से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। शॉक, एक्साइटमेंट, होप, हर कोई बस एक ही नंबर दोहरा रहा था, 7000। अब वांग यू पूरी तरह मार्केट के नशे में डूब चुका था। उसे स्टॉक मार्केट की बस आधी अधूरी समझ थी। उसने कभी खुद इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन उसका फैमिली ग्रुप मार्केट से जुड़ा हुआ था और वो अच्छी तरह जानता था स्टॉक मार्केट किसी इंसान को कितनी दौलत दे सकता है। हर चीख, हर बढ़ता हुआ ग्राफ, यहाँ तक कि हैंग सेंग इंडेक्स में हर 100 पॉइंट जंप उसकी पॉकेट में करोड़ों डाल रहा था। टीवी रिपोर्टर की कौपती आवाज फिर गूंजी। हैंग सेंग इंडेक्स ने ऑफिशियली 7000 पॉइंट्स क्रॉस कर लिया है। ये सुनते ही वांग यू ऑलमोस्ट पागल हो गया। उसने अचानक शेनशून को पकड़कर गले लगा लिया। वो एक्साइटमेंट में लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन शेनशून ने उसे तुरंत धक्का देकर अलग किया। फिर कोल्ड टोन में बोला, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते रहो। मुझे साफ साफ पता होना चाहिए कि उसने हांगकांग मार्केट से आखिर कितना पैसा निकाला है। शेनशियन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन पीछे से वांग यू फिर चिल्लाया, 7000 पॉइंट्स। शेनशून, तुम्हें अंदाजा है हमने कितना पैसा कमाया है? करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़। शेनशियन ने कैलकुलेशंस देखते हुए धीरे से कहा, शायद कई अरब। असल में आखिरी मोमेंट्स में शेनशियन ने बड़ी अमाउंट चिन माइनिंग ग्रुप में शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि वो पहले से जानता था कि काशी गवर्नमेंट मेनलैंड ग्रुप्स में इन्वेस्ट करेगी और सबसे बड़ा फंड चिन माइनिंग ग्रुप में जाएगा। जहां तक बाकी ब्लू चिप स्टॉक्स की बात थी, उन पर टियांगशे का कंट्रोल था और शेनशियन के पास उनसे लड़ने जितना पैसा नहीं था। इसलिए शुरुआत से ही उसका गोल उन्हें हराना नहीं था। उसका असली टारगेट सिर्फ एक था, चिन माइनिंग ग्रुप। और आयरोनिकली सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी उसी स्टॉक से हुआ। शेनशून ने तुरंत पूछा, अबे चिन माइनिंग ग्रुप का शेयर कितने पर है? शेनशियन ने कैजुअली चेक किया, 120 युआन। कुछ सेकंड के लिए शेनशून का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा, अब हम मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। पास खड़ा वांग यू अभी भी इग्नोर फील कर रहा था। उसने जल्दी से पूछा, शियांडी, इस बार हमने टोटल कितना कमाया? आखिरकार शेनशून ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, करीब 4 बिलियन। 4 बिलियन। वांग यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिमाग में जैसे बिजली गिर गई हो। मेरे पापा 10 जन्म में भी 4 बिलियन नहीं कमा सकते। शेनशून, हम अमीर हो गए। इतना पैसा तो मैं पूरी जिंदगी में खर्च भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी धप, शेनशून ने मिनरल वाटर की बोतल खोली और पूरा पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया। शांत हो जाओ, वांग यू खांसते हुए बोला, तुम्हें हुआ क्या है? लेकिन शेनशून अब नोटबुक में कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था। उसने धीरे से पूछा, उसने इस बार कितना कमाया? शेनशून समझ गई कि वो सोरोस की बात कर रहा है। उसने हेल्पलेस टोन में कहा, उसने सब सेल कर दिया, टोटल 23 बिलियन। वांग यू की सांस अटक गई। वो आदमी मॉन्स्टर है। उसने सच में 23 बिलियन निकाल लिए। उसके पास आखिर कितना कैपिटल होगा? लेकिन शेनशून ने राहत की सांस ली। कोई बात नहीं, 20 बिलियन से ज्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन उसके माथे पर अब भी टेंशन थी। हांगकांग की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शायद बर्बाद हो चुकी होगी। ये कहते हुए उसने हांगकांग के टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स की हालत चेक की। रिजल्ट, सब बैंकरप्ट हो चुके थे। वांग यू फिर पैनिक में आ गया। मेरे पापा का रियल एस्टेट ग्रुप, वो बचा है ना? शेनशून ने डिजिटल कंप्यूटर देखते हुए सिर हिलाया। वो भी बैंकरप्ट हो गया। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा। उससे तुम आराम से नई कंपनी खोल सकते हो। एक नहीं, 10 कंपनीज। अब धीरे धीरे वांग यू को असली पिक्चर समझ आने लगी। सिर्फ उसके फैमिली की कंपनी नहीं, शेनशियान के पिता की रियल एस्टेट कंपनी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन रियल एस्टेट वाले फिर भी लकी थे, क्योंकि उनका नुकसान इनडायरेक्ट था। असल तबाही तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज पर आई थी। लाइवस्टॉक, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, शिप बिल्डिंग, क्लोथिंग, हर प्रोडक्शन लिंक्ड ग्रुप तबाह हो चुका था। वांग यू पैनिक में लगातार कंप्यूटर पर कंपनीज चेक करने लगा। हर वो कंपनी जो उसके रिश्तेदारों या दोस्तों से जुड़ी थी। और जितना वो देखता गया, उसका चेहरा उतना ही सफेद पड़ता गया। फिर वो ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल होकर बोला, ये सही नहीं हो सकता। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का फैमिली भी बैंकरप्ट हो गया। उनकी कंपनी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं थी। ये हो ही नहीं सकता। वांग यू अब भी शॉक में था। शेनशून धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे डिजिटल कंप्यूटर बंद कर दिया। उस पल वांग यू को उसके अंदर एक अजीब सी ऑरा महसूस हुई, एक बड़े लीडर जैसी प्रेजेंस। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हांगकांग स्टॉक मार्केट उसकी उंगलियों पर चल रहा हो। शेनशून ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ब्लू चिप स्टॉक्स के अलावा बाकी सब कचरा है और ये कचरा सिर्फ लिस्टेड कंपनीज तक सीमित नहीं है। फिर उसने वांग यू की आंखों में देखते हुए कहा, याद है मैंने तुमसे फेक कंपनीज बनवाई थी? उसी पल वांग यू को सब समझ आ गया। उसकी आंखें फैल गईं। ओह, इस दौर में जब हर कोई स्पेकुलेशन से जल्दी पैसा कमाना चाहता था, तब काउंटलेस तरीके मौजूद थे जिनसे अनलिस्टेड कंपनीज को इंडायरेक्टली लिस्टेड जंक स्टॉक्स में बदला जा सकता था। सोरोस ने भले ही 20 बिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे शायद सैकड़ों अरब की वेल्थ तबाह हो चुकी
चुकी थी और वो नुकसान समाज के हर कोने तक पहुंचा था। हर इंडस्ट्री, हर फैमिली, हर इंसान किसी न किसी तरह उससे जुड़ा था। शेन शून की आवाज भारी हो गई। इसके बाद हांगकांग की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तुम्हारे फैमिली जैसे ग्रुप्स जो मरकर भी सरवाइव कर सकते हैं कुछ समय के लिए मार्केट पर कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। तुम्हें बाकी इंडस्ट्रीज को दोबारा खड़ा करने में मदद करनी होगी। उधर वैंग यू पूरी तरह कंफ्यूज्ड और साइलेंट था, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में एक आदमी लाल आंखों से डिजिटल स्क्रीन को घूर रहा था। उसके आसपास ऑपरेटर्स चंपाने खोल रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। 20 बिलियन प्रॉफिट सिर्फ एक दिन में, और वो भी प्रैक्टिकली बिना रिस्क के। लेकिन अचानक धड़ाम, उस आदमी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और पागलों की तरह चिल्लाया, सिर्फ 20 बिलियन, मेरा खुद का लगभग 40 बिलियन का नुकसान हुआ है। डैम दोस जिज़ो बस्टर्ड्स। पूरा ऑफिस एकदम साइलेंट हो गया। ऑपरेटर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना फ्यूरियस क्यों है। तभी उसने ठंडी आवाज में पूछा, चिन माइनिंग ग्रुप के पीछे वाला ट्रेडर, उसका पता चला? एक ऑपरेटर कौंपते हुए फाइल लेकर आगे आया। उस ग्रुप के पीछे वेंगू नाम का ऑपरेटर है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, लेकिन उसने पहले सिर्फ करोड़ों लेवल तक की ट्रेडिंग की है। उस आदमी ने फाइल खोली और फोटो को घूरने लगा, फिर दांत पीसते हुए बोला, वेरी गुड। जिज़ो का एक सुअर। असल में उसकी ईगो बुरी तरह हर्ट हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैम्ब्रिज ग्रेजुएट एक मामूली स्टूडेंट उसे इतनी बुरी तरह ट्रैप कर सकता है, जबकि दुनिया भर के पीएचडी स्कॉलर्स उससे फाइनेंशियल मार्केट सीखने आते थे। हांगकांग मार्केट की इस लड़ाई ने साफ साबित कर दिया था कि उसका ओपोनेंट दुनिया के सबसे डेंजरस माइंड्स में से एक था। लेकिन रिजल्ट, वो सिर्फ एक ट्रेडर निकला, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसने कभी बिलियंस का फंड तक हैंडल नहीं किया था। उस आदमी ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, फॉरेन फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो, इस आदमी को यहाँ लाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ उसने मेरी बिछाई हुई चेस बोर्ड को तोड़ा कैसे। और उधर बेचारा वैंगू इस बात से पूरी तरह अनजान था कि फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक मॉन्स्टर अब उसकी तरफ अपने पंजे बढ़ा चुका है और जल्द ही उसे ऐसी मुसीबत में फंसाने वाला है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उधर चांगपू विलेज में रात शांत थी, लेकिन माहौल नहीं। ओल्शन, और क्या पीना है? मैं अभी असिस्टेंट से मंगवाता हूँ। आज रात बिना पिए कोई घर नहीं जाएगा। गांव के टूटे फूटे चौक पर शेन के पिता और वोंग यू के पिता ने दावत रखी थी। पूरा गांव बुलाया गया था। दोनों हाथ में शराब लिए, कभी हंस रहे थे, कभी पागलों की तरह रो रहे थे। गांव वाले उन्हें देखकर सोच रहे थे, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? शेन फैमिली की हालत तो ऐसी थी कि कुछ घंटे पहले ही वो लोग छत से कूदने वाले थे, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें वापस नीचे खींच लिया और अब उन्होंने अपनी आंखों से अपनी इकोनॉमिक थ्योरी को सच होते देखा था। हांगकांग स्टॉक मार्केट से जंक स्टॉक से सफाया हो चुका था। शेन फैमिली सीधे अरबपतियों की लाइन में पहुंच गई थी। उधर वैंग यू के पिता पहले बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन उन्हें पता था उनके बेटे ने शेनशुन को करोड़ों उधार दिए थे। इस बार जो पैसा वापस आने वाला था वो किसी भी हालत में 100 करोड़ युआन से कम नहीं होगा। मतलब वो लोग लिटरली रातों रात आसमान छू चुके थे। नशे में धुत वांग यू के पिता हंसते हुए बोले, ओल्ड शेन, मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा नाम कमाएगा। मेरे निकम्मे बेटे जैसा नहीं है वो। लेकिन मजे की बात ये थी, उन्हें जरा भी डर नहीं था कि शेनशुन पैसा लेकर भाग जाएगा, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी जब शेन के पिता मर गए थे तब वैंग यू के पिता ने बिना एक पल सोचे शेनशुन की जिम्मेदारी उठा ली थी। उन्हें हमेशा से लगता था ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है, एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। शेन के पिता गिल्ट में बोले, ऐसा मत कहो, मेरे बेटे को भी वैंग फैमिली की वजह से ही मौका मिला है। क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें अब भी गिल्ट था, आखिर उन्होंने शेनशुन को इतनी डेंजरस सिचुएशन में धकेल दिया था। अगर इस बार उनकी थ्योरी गलत निकलती तो अंजाम इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। मरना तो अलग बात थी, सिर्फ यांग डोंग ही उनके पूरे परिवार को जीते जी नरक दिखा देता, शायद हाथ पैर तक कटवा देता। उसी वक्त जब दोनों अभी तक शौक से बाहर भी नहीं आए थे, तभी शेनमू दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में वैंग यू के पिता का पुराना बड़ा मोबाइल था। वो घबरा कर बोला, तुम्हारे बेटे का फोन है, वो पूछ रहा है शौशुन कहाँ है। ये सुनते ही वैंग यू के पिता की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत फोन छीन लिया। वो अभी वैंग यू को स्लीपिंग पिल्स वाली हरकत के लिए डांटने ही वाले थे कि दूसरी तरफ से वैंग यू की घबराई हुई चीख सुनाई दी, पापा सब गड़बड़ हो गया, शौशुन को यंग डोंग ने पकड़ लिया है। क्या? वैंग यू के पिता झटके से खड़े हो गए। उन्होंने पैनिक में पूछा, तुम लोगों का कमाया हुआ सारा पैसा उस जानवर यंग डोंग ने छीन लिया? नहीं। फोन के दूसरी तरफ वैंग यू हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी लड़ाई से निकला हो। वो तेजी से बोला, हमने 4 बिलियन कमाए हैं पापा। शौशुन ने मुझे एक बैंक कार्ड दिया है, उसमें 1.5 बिलियन है। उसने कहा ये हमारे फैमिली के लिए रिवॉर्ड है और बोला कि आप 1 बिलियन लेकर मेनलैंड में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये सब छोड़िए पापा, जल्दी किसी को भेजिए, मुझे यंग डोंग वो हैवान शौशुन को मार डालेगा। ये कहकर वैंग यू ने फोन काट दिया। वैंग यू के पिता गुस्से में बड़बड़ाए, निकम्मा कहीं का। लेकिन जब वो संभले तो उन्होंने देखा शेन के माता पिता का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वैसे भी दोनों बहुत जल्दी डर जाते थे और उस दौर के पुराने मोबाइल फोन्स में साउंड प्रूफिंग भी कहाँ होती थी। उन्होंने वैंग यू की लगभग सारी बातें सुन ली थी। शेन की माँ कौमते हुए वैंग यू के पिता से विनती करने लगी, कृपया किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन अगले ही पल वो अपनी छाती पकड़कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उधर शेन के पिता घबराकर उन्हें संभालने लगे और तभी वांग यू के पिता का मोबाइल फिर बज उठा। वो पहले से ही गुस्से और तनाव में थे। फोन उठाते ही चिल्लाए, अब कौन है?
लेकिन दूसरी तरफ से एक ठंडी प्रोफेशनल आवाज आई। हेलो मिस्टर वोंग, मैं काशू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सेंटर का टीम लीडर लॉन्ग बोल रहा हूँ। क्या आप शेनशुन से कांटेक्ट कर सकते हैं? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सेंटर, ये नाम सुनते ही वोंग यू के पिता का चेहरा उड़ गया। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते ये इम्पॉसिबल था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ना जानते हो। आखिर ये 1998 था, 1997 नहीं। पहले वाला फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सेंटर सिर्फ हांगकांग स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता था, लेकिन अब उसकी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और मार्केट मैनिपुलेशन रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली ब्लैक मनी और इलीगल एसेट्स पर नजर रखती थी। नॉर्मली वो इतने बड़े लेवल पर इंटरफियर नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त एक नेशनल लेवल डिपार्टमेंट खुद कॉल कर रहा था। वैंग यू के पिता कांपते हुए बोले, टीम लीडर लॉन्ग, अभी अभी मेरे बेटे का भी फोन आया था। शेनशुन को युआन हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप के प्रेसिडेंट यांगडोंग अपने साथ ले गए हैं। क्या आप प्लीज उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं? लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि दूसरी तरफ से फोन कट गया और उसी पल पूरी पार्टी में सिर्फ वैंग यू के पिता और शेन के पिता के चेहरों पर मौत जैसी खामोशी छा गई। उन्होंने तुरंत असिस्टेंट्स को बुलाया और शेन की मां को हॉस्पिटल भेजा। हांगकांग काओलून डिस्ट्रिक्ट। अंधेरे में शेनशुन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चारों तरफ लगातार कार हॉर्न्स की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक शांत जगह पर जाकर रुकी। शेनशुन ने महसूस किया उसने किसी का छोटा सा हाथ पकड़ रखा है। वो समझ गया ये शेनशियान का हाथ था। उस वक्त शेनशियान भी डरी हुई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, कजन, लेकिन तभी पास खड़े बॉडीगार्ड ने चीख कर कहा, चुप, वरना जान से मार दूंगा। शेनशुन की सांस अटक गई। असल में वैंग यू को पैसे देने के थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग होटल में घुस आए थे और उसे उठा ले गए। शेनशियान चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो खुद सामने आकर कह देगी, मैं शेनशुन की कजन हूँ। और इसी वजह से दोनों को साथ उठा लिया गया। रास्ते भर आवाजों को सुनकर शेनशुन ने अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग होटल वाले लिवान डिस्ट्रिक्ट से निकलकर काओलून के रिच एरिया में पहुंच चुके हैं, जहां भीड़ बहुत कम थी, मतलब साफ था। उसके पीछे यांगडोंग ही था। 10 मिनट बाद गाड़ी एक लग्जरी विला के सामने जाकर रुकी। बॉडीगार्ड्स ने शेनशुन और शेनशन को घसीटकर अंदर धकेल दिया। जब शेनशुन की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने खुद को एक शानदार लिविंग रूम में पाया। सोफे पर यांगडोंग बैठा था, हाथ मलते हुए, एक्साइटेड स्माइल के साथ। लेकिन उसके साथ बैठा एक आदमी देखकर शेनशुन का दिल धक से रह गया। उसने इस आदमी को अपनी पिछली जिंदगी में कई बार टीवी पर देखा था। हांगकांग के सबसे बड़े विला कॉम्प्लेक्सेस का मालिक, रियल एस्टेट टाइकून होंग हेताओ। बाकी लोग भी छोटे मोटे लोग नहीं थे। लीवन डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर डायरेक्टर और वैंग चाय पियर से ओवरसीज ट्रेड करने वाला एंटिक डीलर भी वहां मौजूद था। यानी यांगडोंग अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा अलायंस खड़ा था। तभी प्रोफेसर जंगंग मुस्कुराते हुए बोले, इतना रफ बिहेव करने की क्या जरूरत थी? और अगले ही पल यांगडोंग खुद आगे आया। शाओशुन, आओ बैठो, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेनशुन ने एक नजर शेनशियन पर डाली। तीनों बड़े बॉसेस को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दोनों समझ गए थे यांगडोंग के अकाउंट वाले 20 करोड़ असल में इन्हीं लोगों के थे। मतलब ये तीनों उसके पार्टनर्स थे और उन्होंने शेनशुन को प्रॉफिट शेयरिंग के लिए किडनैप किया था। होंग हेताओ मुस्कुराते हुए आगे आया। छोटे दोस्त, तुम काफी हैंडसम हो, कम उम्र में ही इतने केपेबल, इंप्रेसिव। फिर उसने शेनशियन की तरफ देखकर पूछा, और ये यंग लेडी कौन है? मेरी कजन। शेनशुन ने तुरंत जवाब दिया, हमारे रहने का इंतजाम करवा दीजिए। ओह अच्छा। होंग हेताओ पोलाइटली मुस्कुराया, लेकिन तभी यांगडोंग खुद को रोक नहीं पाया। वो शेनशुन के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, शेनशुन, तुम तो कमाल निकले। मैं हमेशा कहता था वैंग फैमिली किसी यूजलेस आदमी को रेकमेंड नहीं करेगी। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, एक बॉन्ड ट्रेडर। फिर उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो बताओ इस बार कितना कमाया? बस एक नजर में शेनशुन समझ गया कि यांगडोंग उसे टेस्ट कर रहा। अगर होंग हेताओ उसे ढूंढ सकता था तो यांगडोंग को उसके प्रॉफिट्स का अंदाजा ना हो, ये इम्पॉसिबल था। शायद जिस पल उसके अकाउंट में 4 बिलियन आए उसी पल उसकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी थी। शेनशुन शांत स्वर में बोला, 4 बिलियन, लेकिन उसमें से 1.5 बिलियन मुझे एक दोस्त को लौटाने हैं। तभी लिवान डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर हुआंग ने गाली देते हुए कहा, सारा फायदा तो वांग फैमिली उठा गई। सुन लड़के, तुम बिल्कुल लॉयल नहीं हो। अगर पहले पता होता कि इतना बड़ा मौका है तो तुम सबसे पहले हमारे पास आते। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे लिए 1-2 करोड़ अरेंज करना तो हमारे लिए बच्चों का खेल था। ये सुनकर शेनशुन अजीब तरीके से मुस्कुराया। वो अच्छी तरह जानता था उसके सामने बैठे ये लोग बाहर से शरीफ दिखते हैं, लेकिन अंदर से असली दरिंदे हैं। मुंह से कह रहे थे कि उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन असलियत ये थी, ये चाहते थे कि खुद का एक पैसा भी ना लगे और पूरा फायदा उनकी जेब में जाए। हांगकांग स्टॉक मार्केट के ज्यादातर जंक स्टॉक्स असल में इन्हीं जैसे लोगों की स्पेकुलेशन की भूख मिटाने के लिए बनाए गए थे। इस बार सोरोस हांगकांग मार्केट से 24 बिलियन निकाल पाया तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही लोग थे। तभी यांगडोंग ने घबराकर थूक निकला, फिर मजबूरी वाली स्माइल के साथ बोला, शाओशुन, तुमने मेरे पर्सनल अकाउंट से लगभग 1 बिलियन बना दिया। हमारे भी कुछ रूल्स हैं, वांग फैमिली का हिस्सा छोड़ दो, बाकी पैसा हमें दे दो। उसके बाद तुम्हारी जॉब, जिंदगी, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी तक सब हम संभाल लेंगे। अगर तुम्हारी कोई और डिमांड हो तो वो भी बताओ, हम हर बार डिस्कस करने को तैयार हैं। यांगडोंग के चुप होते ही शेनशुन के मन में गाली निकली। कितना लालची है ये आदमी, उसने तुरंत कैलकुलेशन कर ली। कुल 4 बिलियन प्रॉफिट, उसमें से 1.5 बिलियन वैंग फैमिली को, मतलब अब भी 2.5 बिलियन बचे थे। और साफ था ये लोग पूरा 2.5 बिलियन खुद हड़पना चाहते थे। पास बैठी शेनशन को भी अब समझ आने लगा था कि कुछ बहुत गलत है। वो धीरे से शेनशुन के और करीब खिसक गई, लेकिन शेनशुन बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर आराम से जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और शांत आवाज में बोला, मिस्टर यांग, चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। ये 500 मिलियन आपके हैं। आपके पैसों के बिना मैं भी इतना प्रॉफिट नहीं बना पाता। जैसे ही उसने ये कहा, होंग हेताओ, डायरेक्टर हुआंग और डायरेक्टर हूं के चेहरे तुरंत बदल गए। यांगडोंग ने भी अजीब एक्सप्रेशन दिया। असल में
उसे फर्क नहीं पड़ता था कि शेनशुन उसे कितना दे रहा है, क्योंकि उसने खुद भी 20 करोड़ लगाए थे और पहले ही बहुत प्रॉफिट बना चुका था। लेकिन असली प्रॉब्लम डायरेक्टर हु था। धड़ाम उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, फिर उंगली शेनशुन की तरफ तान कर चिल्लाया, बदतमीज लड़के, क्या तू किसी भिखारी को भगा रहा है? 500 मिलियन? तुझे अंदाजा भी है तेरी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है? ये रकम तो मेरे दांत में फंसा तिनका निकालने के लिए भी काफी नहीं। तुझे पता है तेरी हरकत की वजह से हमारी कितनी संपत्ति डूब गई। उसकी दहाड़ सुनकर शेनशुन डर गई। वो इंस्टिंक्टिवली शेनशुन की ओर करीब आ गई, लेकिन तभी उसने देखा शेनशुन बस उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था, मानो उसे पहले से पता हो कि ये लोग आखिर कैसे हैं। शेनशुन ने लोगों के बारे में पहले भी सुना था। अगर उसके पिता भी यहाँ होते तो शायद वो भी इन लोगों के साथ एक टेबल पर बैठने लायक नहीं माने जाते। इन तीनों की ताकत इतनी थी कि पूरा जिजो इकोनॉमिक सर्कल हिला सकते थे, और अब उसके सामने बैठा उसका कजन उनसे अकेले भिड़ रहा था। जब वो टेंशन में थी तभी शेनशुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, गर्म मजबूत हाथ। शेनशियान एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने बगल में बैठे शेनशुन को देखा और उसके मन में एक ही सवाल आया, क्या ये अब भी वही शाओशुन है? शेनशुन ने हल्के से उसकी उंगलियां दबाई, फिर गंभीर होकर बोला, अगर मैं ना होता तो आप तीनों अब तक बैंकरप्ट हो चुके होते। असल में आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, बदतमीज लड़के। डायरेक्टर हूं फिर गर्जा। उसने इतनी जोर से मेज पर हाथ मारा कि शराब का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। कांच टूटने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और अगले ही पल पूरा माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लेकिन शेनशुन ने बस कंधे उचकाए, मुझे आप लोगों से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो प्रोफेसर जंग टंग से पूछ लीजिए, उनकी बात पर तो यकीन करेंगे, है ना? उसकी बात खत्म होते ही कमरे में मौजूद सबकी नजरें एक साथ जंग कंग पर टिक गईं। प्रोफेसर जंग कंग एक्साइटमेंट में अपने हाथ मलने लगे। उनकी आंखों में चमक थी। बॉस जल्दी मत कीजिए, ये छोटा भाई बिल्कुल सच कह रहा है। इन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर इस छोटे भाई ने मदद न की होती तो शायद पूरा जिजो और भी बड़ी तबाही में डूब जाता। भाई अगर तुम्हें मेरी उम्र से प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानने को तैयार हूँ। प्रोफेसर जंग कांग की ये बात सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया। आखिर जंग कांग कौन थे? जिजो फाइनेंशियल वर्ल्ड की लिविंग लेजेंड। न जाने कितने बड़े लोग उन्हें मास्टर मानते थे, और आज वो एक 20 साल के लड़के को जिसके दूध के दांत भी ठीक से नहीं टूटे उसे अपना गुरु बनाने की बात कर रहे थे। ऐसी बात सुनकर कोई शॉक में न जाए, ये पॉसिबल ही नहीं था। कक है। डायरेक्टर हुआंग ने ऑकवर्ड होकर 2 बार खांसा। उनके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी थी। प्रोफेसर जंग, आज हमने छोटे भाई शेनशुन को यहाँ बिजनेस डिस्कस करने के लिए बुलाया है। गुरु वाली बात बाद में भी हो सकती है ना? प्रोफेसर जंग कैंग को भी शायद एहसास हो गया था कि वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और वापस अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन उनकी आंखों की एक्साइटमेंट अब भी छिप नहीं रही थी। उनकी नजरें लगातार शेनशुन पर टिकी थी। तभी होंगएताओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, असल में हमने छोटे भाई को यहाँ पैसे मांगने के लिए नहीं बुलाया। 2.5 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन हमारे लिए उतनी भी बड़ी नहीं। शेनशुन ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर होंग जो कहना है सीधे कहिए। मन ही मन वो हंसा। अभी तक छोटे लड़के बोल रहा था, अब छोटे भाई कहने लगा। होंगएताओ जोर से हंसा। अच्छा तो फिर सीधी बात करते हैं। उसने टेबल पर रखा बड़ा मोबाइल उठाया और सेक्रेटरी को कॉल लगाया, वो चीजें लेकर आओ। कुछ ही पलों बाद लंबी टांगों वाली रेड हील्स पहने एक बेहद अट्रैक्टिव सेक्रेटरी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में फाइल्स का एक बंडल था। वो झुककर फाइल्स शेनशुन के सामने रखने लगी और जैसे ही वो झुकी शेनशुन की एक ही नजर में पूरा नजारा साफ दिख गया। ब्लैक लिस्ट लिंगरी। सेक्रेटरी ने शायद उसकी नजर पकड़ ली थी। उसने हल्का सा आंख मार दी। शेनशुन थैंक यू बोलने ही वाला था कि अचानक उसके दाहिने हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने देखा पास बैठी शेनशियन मुंह फुलाकर उसे घूर रही थी। वो सरप्राइजिंगली क्यूट लग रही थी। शेनशुन मजबूरी में फाइल्स उठाकर देखने लगा ताकि अपनी ऑकवर्डनेस छिपा सके। होंगएताओ मुस्कुराया, छोटे भाई कुछ समझ आया? शेनशुन ने फाइल्स देखकर भौहें सिकोड़ ली। ये सब बेकार इंटरनेट कंपनीज हैं। लेकिन उसी पल उसे अंदर ही अंदर कुछ अंदाजा हो गया, अभी तो इनकी कोई कीमत नहीं है। होंगएताओ ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, लेकिन फ्यूचर का कौन जानता है? शेनशुन ने सीधा जवाब दिया, मिस्टर होंग चाहते हैं कि इन कंपनीज के शेयर्स पंप किए जाएं ताकि बाद में उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा जा सके। हा हा हा। होंगएताओ जोर से हंस पड़ा। देखा स्मार्ट लोगों के साथ काम करना कितना आसान होता है। फिर उसने धीरे धीरे कहा, ये सारी कंपनीज हमारे कंट्रोल में हैं और तुमने मार्केट में जो अर्थक्वेक पैदा किया है उसके बाद अब एक बड़ी रीशफल आने वाली है, यानी शेयर प्राइसेस पुश करने का परफेक्ट टाइम। और वो गलत भी नहीं था। मार्केट इस वक्त कैओस में था। इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। अगर ऐसे समय में कुछ स्टॉक्स मार्केट ट्रेंड के खिलाफ ऊपर जाने लगे तो वो इंस्टेंटली अटेंशन पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनकी कीमत कितनी ऊपर जाएगी कोई नहीं बता सकता। शेनशुन मन ही मन सोच रहा था, इन लोगों की स्मेल पकड़ने की एबिलिटी सच में खतरनाक है। तभी होंगएताओ आगे झुका, तो बताओ क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? उसकी आवाज बेहद फ्रेंडली थी। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर लग्जरी की गारंटी देता हूँ, और वो 2.5 बिलियन भी भूल जाओ। शेनशुन ने हल्का सा सिर झुकाया लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुका था अगर ये लोग सफल हो गए तो 2.5 बिलियन क्या चीज है। पूरा नेशनल इकोनॉमी इनके कंट्रोल में जा सकता था। ये लोग शेयर प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे, फिर सबसे ऊंचे पॉइंट पर डंप कर देंगे और तब तक पूरा स्टॉक मार्केट बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन अगर उसने इनकार किया तो शायद वो और शेनशुन अगला सूरज नहीं देख पाएंगे। कुछ सेकंड सोचने के बाद शेनशुन ने आकर फैसला किया, ठीक है मैं मार्केट हैंडल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे इनफ कैपिटल चाहिए होगी और मेरी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। डील। होंगएताओ खुशी से ऑलमोस्ट उछल पड़ा। सीधी बात, मुझे पसंद है। उसने एक ग्लास उठाया, आओ छोटे भाई, पहला टोस्ट तुम्हारे नाम। एक ही घूंट में उसने पूरी रेड वाइन खत्म कर दी। उसके साथ डायरेक्टर हुआंग, डायरेक्टर हुंग
और यांग डोंग ने भी अपने ग्लासेस खाली कर दिए। पास बैठी शेनशियन अब भी थोड़ी वरीड थी, लेकिन शेनशून ने उसे रिएश्योरिंग नजर से देखा। फिर उसने भी अपना ग्लास खत्म कर दिया। होंग हेताओ ने ताली बजाई और अगले ही पल एक के बाद एक लग्जरी डिशेस टेबल पर सजने लगी। जो कमरा कुछ देर पहले तक टेंशन से भरा हुआ था अब हंसी और फेक फ्रेंडलीनेस से गूंज रहा था। खाना खत्म होने के बाद होंग हेताओ ने नशे में शेनशून के कंधे पर हाथ रखा। छोटे भाई शेन, इन कंपनीज के शेयर्स को 10 युआन तक पहुंचाने में तुम्हें कितने दिन लगेंगे? फिर उसने कैजुअली एक और बात जोड़ दी, वैसे मैंने सुना है तुम्हारे पापा और बाकी लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। उसकी बात का मतलब बिल्कुल साफ था, काम पूरा होने तक उसे जाने नहीं दिया जाएगा। शेनशून के मन में गुस्सा उबल पड़ा, इस बूढ़े की मुझे थ्रेटन करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन बाहर से उसने नशे में होने का एक्ट करते हुए छाती ठोकी, बस इंतजार कीजिए, 3 दिन में काम पूरा कर दूंगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वाह, होटाओ खुशी से हंस पड़ा, नौजवान हो तो ऐसा। फिर उसने बटलर लियू को बुलाया। बटलर लियू, छोटे भाई और इस यंग लेडी को तैयार किए गए बेडरूम तक ले जाओ, इनको जो चाहिए सब अरेंज होना चाहिए। जी मालिक। बटलर लियू ने आदर से सिर झुकाया। फिर शेनशून से पूछा, क्या मैडम को रूम तक पहुंचाने के लिए किसी को बुलाऊं? क्योंकि शेनशियन ज्यादा शराब नहीं पी सकती थी। सिर्फ 2 ग्लासेस रेड वाइन के बाद ही वो टेबल पर ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। छोड़िए, मैं संभाल लूंगा। शेनशून ने उसका हाथ अपनी गर्दन के पीछे रखा और उसे गोद में उठा लिया। उसे खुद भी हैरानी हुई वो कितनी हल्की थी। बटलर लियू के पीछे पीछे चलते हुए उसने कमरे को कैजुअली ऑब्जर्व किया। कमरा बेहद बड़ा था, लग्जरी फर्नीचर, प्राइवेट बाथरूम, हर चीज टॉप क्लास थी। पूरा रूम किसी 5 स्टार स्वीट जैसा लग रहा था। बटलर लियू के जाने के बाद शेनशून ने शेनशियन को धीरे से बड़े सॉफ्ट बेड पर लिटा दिया। रेड वाइन का असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसकी गोरी गर्दन हल्की लाल हो गई थी, कपड़े भी थोड़े बिखर गए थे। शेनशून कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर उसने गहरी सांस ली। काम डाउन, वो कोई सेंट नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की को इस हालत में देखकर किसी का भी दिल डोल सकता था, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना वो कभी नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो उसकी कजन थी। उसने खुद को कंट्रोल किया, फिर क्वाइटली उसके शूज और कोट उतारने में मदद की, उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और टाइम देखा। रात के 10 बज चुके थे। खिड़की के बाहर पूरा गोल चांद चमक रहा था। शेनशून धीरे धीरे सोच में डूब गया। रिबर्थ के बाद इन कुछ दिनों में उसने बहुत कुछ कर डाला था, लेकिन उसके माता पिता अभी कैसे होंगे? क्या वो चिंता में सो भी पाए होंगे? उसने लंबी सांस ली। कल उन 3 बुरी लोमड़ियों से भी निपटना है। उसने तय किया कि आज जल्दी सोना बेहतर होगा। नहाने के बाद उसे अचानक याद आया, यहाँ उसके और शेनशन के पास बदलने के लिए कपड़े ही नहीं है। मजबूरी में उसे टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आना पड़ा ताकि बटलर लियू को बुला सके। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, दोनों की नजरें टकरा गईं। शॉक में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी टॉवल नीचे गिर चुकी है। शेनशन तुरंत चीख पड़ी, उसने जल्दी से आंखें ढक ली, लेकिन उंगलियों के बीच थोड़ा गैप छोड़ दिया जिससे वो चोरी चोरी देख भी रही थी। तभी शेनशन को होश आया। उसने फटाफट टॉवल उठाकर खुद को ढका। वो तुम उठ गई। उसके दिमाग में एम्बैरेसमेंट की सुनामी चल रही थी। ये कैसी बेवकूफी हो गई? शेनशियान धीरे से बोली, मुझे बहुत प्यास लगी थी, पानी ढूंढने उठी थी, अब भी चक्कर आ रहा है क्या? शेनशून ने थोड़ा कंसर्न से पूछा। थोड़ी देर सोई थी, अब उतना नहीं। तभी बाहर से बटलर लियू की आवाज आई, मिस्टर शिन, मिशन सब ठीक अंदर। शेनशून मनी मन हंस पड़ा। इन बूढ़ों ने सच में लोगों को निगरानी पर लगाया हुआ है। वो दरवाजे के पास जाकर बोला, कुछ नहीं, बस हमारे लिए मेंस और वुमेन्स क्लोथ अरेंज कर दीजिए, नए होने चाहिए। ठीक है, और कुछ चाहिए? फिलहाल नहीं। जैसे ही फुटस्टेप्स दूर गईं, शेनशून कुछ बोलने वाली थी, लेकिन शेनशून ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने दीवारों की तरफ देखा, मतलब साफ था, वॉल्स हैव ईयर्स। इसके बाद वो वापस बाथरूम में गया और बाथरूम की लाइट बार ऑन ऑफ करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर उसने भौहें सिकोड़ ली और धीरे से पानी का एक गिलास उठा लिया। शेनशून ने बाथरूम की लाइट पर पानी छिड़क दिया। पानी पड़ते ही ऊपर वाला बल्ब 2 बार झपका और फिर बंद हो गया। शेनशियान कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन शेनशून ने तुरंत उसे फिर चुप करा दिया। अगले ही पल वो नीचे झुका और सिंक के नीचे टटोलने लगा। बस कुछ सेकंड बाद उसके हाथ में एक छोटा काला लिसनिंग डिवाइस था जिसकी रेड लाइट अब भी ब्लिंक कर रही थी। शेनशियान शॉक में रह गई, लेकिन शेनशून यही नहीं रुका। वो तुरंत बेडरूम में गया। टीवी के पीछे, टेबल लैंप के अंदर, ड्रॉवर में, यहाँ तक कि चेयर के नीचे से भी उसने कुल 4 लिसनिंग डिवाइसेस निकाल लिए। शेनशून दांत भींचकर बोला, ये बूढ़ी लोमड़ियां सच में हर पल हम पर नजर रख रही हैं। एक एक करके उसने सारे डिवाइसेस बंद कर दिए। तब जाकर शेनशियन डरते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ बग्स छिपे हुए हैं? अब शेनशियन सच में उसके सामने हार मान चुकी थी। हजारों सोने के सिक्कों का रिस्क लेकर लाखों कमाने की हिम्मत, 3 बड़े बॉसेस के सामने बिना डरे खड़े रहने का कॉन्फिडेंस, और अब एक ट्रेंड स्पाई की तरह हिडन बग्स ढूंढ निकालना। ये सब देखकर उसके लिए शेनशून को समझना और मुश्किल हो गया था। शेनशून कैजुअली बोला, टीवी में देखा था, सोचा नहीं था कि असल में भी ऐसा होता है। वो उसे ये थोड़ी बता सकता था कि पिछली जिंदगी में यूएस स्टॉक मार्केट से अरबों कमाने के बाद एनडीए जैसी एजेंसीज भी उस पर नजर रखती थी। कुछ देर चुप रहने के बाद शेनशून धीरे से बोली, शेनशून, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। शेनशून हल्का सा मुस्कुराया। शियान डी, चिंता मत करो, मैं वही हूँ जो पहले था, बस कुछ चीजों ने मुझे बदल दिया। शेनशियान ने सिर झुका लिया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इन लोगों से निपटना आसान नहीं है, मुझे डर है।
कहीं वो तुम्हें बर्बाद न कर दे। उसकी बात सुनकर शेंशुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में अचानक एक अजीब सा एहसास उठा। कितना समय हो गया, कितने समय बाद कोई सच में मेरी चिंता कर रहा है। पिछली जिंदगी में वो सक्सेस के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा था, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो सच में उसकी परवाह करता हो। लोग अच्छे जरूर थे, लेकिन सब उसके पैसों के लिए। पर इस जिंदगी में उसके माता पिता जिंदा थे, उसका भाई उसके साथ था, और अब उसकी कजिन भी उसकी इतनी चिंता कर रही थी। उसे इस एहसास की आदत ही नहीं थी। शेंशुन ने धीरे से कहा, मुझे पता है, लेकिन टेंशन मत लो, अभी वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो थोड़ा रुका और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, बस तुम्हारे लिए थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ। असल में ये मेरा मामला था, मुझे तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहिए था। तो क्या हुआ? शेंशियान ने तुरंत जवाब दिया, तुम मेरे छोटे भाई हो, अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ। फिर उसने छोटी सी मुट्ठी उठाई। याद है बचपन में एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया था, मैंने पत्थर मारकर उसे भगाया था। अब भी वही बात है, जो भी तुम्हें तंग करेगा मैं उसे मारूंगी। ये सुनकर शेंशुन हंस पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी पुरानी बात भी याद होगी। ये लड़की भी ना। उसने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम बाल सहलाए। आदमियों की प्रॉब्लम्स आदमियों को ही सॉल्व करनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से सेफली निकालने का तरीका ढूंढ लूंगा। शेंशियान ने हल्की नाराजगी से कहा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, गुड गर्ल की तरह मेरी बात सुनो। शेंशियान ने अथॉरिटी से उसके सिर पर हल्की चपत लगाई। और वैसे भी तुम लड़की हो, औरतों की रक्षा करना मर्दों का काम होता है। अजीब बात ये थी, इस बार शेंशियान ने पलटकर कुछ नहीं कहा, ना नाराज हुई, ना विरोध किया। वो बस चुपचाप उसे अपने बाल सहलाने दे रही थी, एक शांत बिल्ली की तरह। कुछ पल के लिए कमरे का माहौल अजीब सा सॉफ्ट हो गया। तभी बाहर से बटलर ल्यू की आवाज आई, मिस्टर शेन, आपने जो कपड़े मंगवाए थे वो दरवाजे के बाहर रख दिए हैं। उसकी आवाज ने दोनों के बीच का मोमेंट तोड़ दिया। शेंशियान शर्म से तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उसके बाल उसके हल्के लाल पड़े गालों को छिपा रहे थे। बटलर ल्यू ने उनके लिए ब्रांड न्यू क्लोथ्स रखे थे, हरे रंग के प्रीमियम आउटफिट्स जिनके टैक्स तक नहीं हटाए गए थे। शेंशुन ने टंग क्लिक की। वाह, महंगे कपड़े। एक जैकेट ही 1000 युआन से ऊपर की होगी, लेकिन वो इतने छोटे फायदे के लिए उन 3 बूढ़ी लोमड़ियों से लड़ने का अपना प्लान छोड़ने वाला नहीं था। उधर शेंशियन को ब्रांड्स की ज्यादा समझ नहीं थी। उसने बस कपड़े चेक किए कि फिट आते या नहीं। फिर वो धीरे से बोली, मैं पहले नहाने जा रही हूँ। जब से शेंशुन उसे यहाँ लाया था तब से वो प्रॉपर्ली नहाई नहीं थी। और उसके जैसे साफ सफाई पसंद इंसान के लिए ये ऑलमोस्ट टॉर्चर था। लेकिन ऑकवर्ड बात ये थी, कमरे में सिर्फ एक बाथरूम था, और वो भी बेड के ठीक बगल में, ऊपर से आधा ट्रांसपेरेंट ग्लास। ऐसा सेटअप किसी के भी दिमाग में गलत ख्याल ला सकता था। कुछ देर बाद शेंशुन नहाकर बाहर आई और बटलर ल्यू के लाए हुए नए कपड़े पहन चुकी थी। हल्के हरे रंग की वो लंबी प्लीटेड ड्रेस शेंशियान पर कमाल लग रही थी। वो पहले से इनोसेंट और सॉफ्ट दिखती थी, लेकिन ये ड्रेस पहनने के बाद उसमें एक अलग ही फ्रेशनेस आ गई थी। कुछ पल के लिए शेंशुन बस उसे देखता रह गया। मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि शेंशियान इतनी खूबसूरत है। शेंशियान थोड़ा शर्माकर बोली, क्या ये कपड़े मुझ पर अजीब लग रहे हैं? मैं कहीं बच्ची जैसी तो नहीं लग रही? शेंशियन ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। उसकी आवाज बिल्कुल दिल से निकली थी। शेंशियन ने धीरे से होंठ दबाए। शुक्र है, तुम्हें थोड़ी अक्ल तो है। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छिपी नहीं रही थी। वो धीरे से आकर शेंशियन के पास बैठ गई। अपनी आधी गीली लटक उंगलियों से घुमाते हुए उसने पूछा, सच बताओ, क्या हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, शेंशियन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। अगर मैं नहीं भी निकल पाया तो भी तुम्हें यहाँ से सेफली निकाल दूंगा। ये सुनते ही शेंशियन घबरा गई। ऐसा मत कहो, अगर तुम नहीं जा पाए तो मैं भी यहीं रुकूंगी। फिर शायद उसे अपनी बात थोड़ी ऑकवर्ड लगी तो वो जल्दी से बोली, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अगर तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई तो अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? शेंशुन हंस पड़ा। उसके दिल में अचानक गर्माहट सी फैल गई। कुछ देर बाद उसने गंभीर होकर कहा, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन थोड़ा डेंजरस है। शायद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। शियांडी, हेल्प करने या ना करने की बात मत करो। शेंशियन ने तुरंत कहा, हम अब एक ही नाव में हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। कुछ पल चुप रहने के बाद शेंशियन ने धीरे से कहा, हमें किसी तरह बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करना होगा। लेकिन कैसे? शेंशियन ने पूछा। शेंशियन ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने नोटिस किया है ये विला शायद पहले से किसी के रहने की जगह थी, और जिन कमरों में हमें रखा गया है वहां कैमरास नहीं लगे। मतलब यहाँ पहले कोई नॉर्मली रहता था। शेंशियन ने तुरंत सिर हिलाया। तो यहाँ पेजर या कंप्यूटर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। शेंशियन एक पल को चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी समझ जाएगी। एग्जैक्टली, अगर यहाँ कंप्यूटर मिला तो शायद हम बाहर कांटेक्ट कर पाए। शेंशियन ने धीरे से कहा, तुम पुलिस को कांटेक्ट करना चाहते हो? फिर उसने होंठ काटे। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, और हो सकता है पुलिस भी खरीदी हुई हो। शेंशियन समझ गया कि वो क्या सोच रही है। वो हल्का सा मुस्कुराया। रिलैक्स, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। शेंशियन ने मुंह फुला लिया। मतलब मैं बेवकूफ हूँ? नहीं। शेंशियन जबरदस्ती हंस पड़ा। पुलिस बुलाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कंप्यूटर का दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। शेंशियन ने तुरंत पूछा, लेकिन तुमने खुद कहा था कि वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं, मतलब बाहर गार्ड्स होंगे, है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5। शेंशियन ने 3 उंगलियां उठाई। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? शेंशियन धीरे धीरे समझाने लगा। 3 रीजंस है। पहला, इस विला के चारों तरफ छोटे छोटे जंगल हैं, मतलब ये सिटी के बाहर है, और जब किसी ने विला इतनी आइसोलेटेड जगह पर बनाया हो तो वो नहीं चाहता कि लोग उसे डिस्टर्ब करें। ऊपर से हम 2 अनाम लोग हैं, हम पर नजर रखने के लिए बहुत गार्ड्स की जरूरत नहीं। शेंशियन ने अनजाने में सिर हिला दिया। दूसरी बात, उन्होंने हमें पकड़ते ही सीधे यहाँ लाकर बंद कर दिया, मतलब बहुत चांसेस है कि यही वो जगह है जहाँ ये लोग अपने इलीगल डील्स करते हैं। फिर उसने तीसरी उंगली उठाई, और अगर मेरी बात सही है तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि इस जगह के बारे में कम से कम लोगों को पता हो। शेंशियन धीरे से बोली, सही बात है, तो आखिरी रीजन क्या है? शेंशियन ने धीरे से पूछा। शेंशियन ने जेब से एक मुड़ा तोड़ा पेपर निकाला, फिर उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया।
पेपर पर लिखा था सुबह 3 बजे किसी तरह स्टडी रूम पहुंच जाना। मैंने वहां तुम्हारे लिए जरूरी चीज छोड़ दी है। तुम पर नजर रखने वाले गार्ड्स 5 से ज्यादा नहीं है, अंदर शायद 3 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो कहाँ हैं ये कंफर्म नहीं है। बहुत सावधान रहना। ये पढ़ते ही शेंशियान एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। ये तुम्हें किसने दिया? यंग डोंग ने, चुपके से। शेंशियान तुरंत भड़क गई। तो तुम्हें ये सब पहले से पता था? पहले क्यों नहीं बताया? उसे लग रहा था जैसे शेंशून उसे घुमा रहा है। शेंशून थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंसा। मैं बस तुम्हें अननेसेसरी टेंशन नहीं देना चाहता था। फिर उसने पेपर वापस लिया, फाड़ा और टॉयलेट में फ्लश कर दिया। शेंशियन अब भी वरिड थी। क्या हम यंग डोंग पर भरोसा कर सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िए से बचकर सीधे शेर के मुंह में चले जाएं। शेंशून शांत स्वर में बोला, अगर उसने उन तीनों बॉसेस से छिपकर मुझे ये नोट दिया है तो मतलब वो भरोसे के लायक है, लेकिन उसी ने तो तुम्हें इस मेस में डाला था। हाँ, लेकिन अगर उसे और पैसा कमाना है तो वो मुझे बेट्रे नहीं करेगा। तभी शेंशियान को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखें फैल गईं। ओह, तभी तुमने मार्केट में उसे मैसेज करके पूरा पैसा डालने को कहा था। मतलब तुम्हारे पास ये बैकअप प्लान पहले से था? शेंशून हल्का सा मुस्कुराया। यंग डोंग बेवकूफ नहीं है। उसे पता है कि अगर मैं उन 3 बूढ़ों के लिए काम करने लगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो मेरी मदद करता है तो फ्यूचर में उसे फायदा जरूर मिलेगा। फिर उसने धीरे से कहा, हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए। एक कैपेबल ट्रेडर की यही सोच होती है। शेंशियन कुछ पल उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका ये कजन इतना कैलकुलेटिंग और शार्प हो सकता है। चेहरा अब भी 20 साल के लड़के जैसा था, लेकिन दिमाग एक पुराने वेटरन प्लेयर जैसा। उसने धीरे से पूछा, लेकिन अगर मैनेजर यंग सच में मदद भी कर रहे हैं तो गार्ड्स का क्या? शेंशून रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। फिर उसने 2 उंगलियां उठाई। आज रात हमारे 2 गोल्स हैं। पहला, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढना। दूसरा, वो चीज ढूंढना जो यंग डोंग हमारे लिए छोड़ गया है। क्या छोड़ा उसने? पता नहीं। शेंशून ने कंधे उचकाए। अगर पेजर हुआ तो सबसे बढ़िया रहेगा। कुछ देर बाद उसने जम्हाई ली। काफी रात हो गई है, थोड़ा आराम कर लो, बाद में तुम्हें जगाऊंगा। वो उठकर सोफा की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी शेंशून ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? शेंशून एक पल को अटक गया। मैं सोफा पर सोने जा रहा हूँ। बेड पर सो जाओ। ये बेड बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम छोटे थे तब भी साथ सोते थे, भूल गए क्या? उसने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सीधे खींचकर वापस बेड पर बैठा दिया। फिर फेक अथॉरिटी दिखाते हुए बोली, आज रात तुम यहीं सोओगे? सोफे पर सोकर बीमार पड़ जाओगे। फिर उसने मुंह बनाया, तुम तो लड़के हो, एक लड़की से भी ज्यादा शर्माते क्यों हो? ये कहकर उसने ब्लैंकेट सिर तक खींच लिया और गुस्से में बड़बड़ाई, सोना है तो सो, नहीं तो मत सो। शेंशून पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। अब अगर वो और मना करता तो और ऑकवर्ड हो जाता। आखिरकार उसने कपड़े बदले और धीरे से बेड में लेट गया। बेड इतना नरम था कि जैसे सारी थकान पल भर में गायब हो गई और अगले ही मिनट शेंशून गहरी नींद में चला गया। लेकिन उसे क्या पता था, उससे सिर्फ आधा मीटर दूर लेटी शेंशून का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था उसे नींद कहाँ आने वाली थी। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे कोई मूवमेंट महसूस नहीं हुई तो वो धीरे से मुड़ी और तभी उसे बगल से खर्राटों की आवाज सुनाई दी। शेंशून का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसका मन किया अभी इसी वक्त उसे मुक्का मार दे। बेवकूफ, महाबेवकूफ। पता नहीं कितनी देर बाद शेंशून को लगा कोई मीठी आवाज उसे पुकार रही है। शेंशून। उसने नींद भरी आंखें खोली। उसे लगा जैसे अभी आंख बंद की थी और तुरंत जगा दिया गया। कितना टाइम हुआ है? कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। बाहर जंगल भी डरावनी तरह से शांत था। 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। शेंशून हेल्पलेस होकर बोली, अभी भी टाइम है ना? तभी शेंशून ने अचानक खुद के सिर पर हाथ मारा। डैम! उसे एहसास हुआ वो लगभग बड़ी गलती कर चुका था। सॉरी, मैं सच में ऑलमोस्ट सोता ही रह गया था। शेंशून ने धीरे से कहा, तुम हाल में बहुत ज्यादा थक गए हो, है ना? शेंशून बस हल्का सा मुस्कुराया। असल में इतनी सारी चीजों के बाद उसका दिमाग लगातार एक्सट्रीम स्ट्रेस में था। उसे ठीक से आराम करने का मौका ही नहीं मिला था। उसने गहरी सांस ली। चलो, जो ढूंढना है जल्दी ढूंढते हैं, फिर चैन से सोएंगे। थोड़ी तैयारी के बाद दोनों दरवाजे के पास खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर शेंशून ने धीरे से सिर हिलाया। चलो, मेरे पीछे रहना। अगर उन 3 बॉसेस ने हमें देख लिया तो तुम तुरंत भाग जाना, मैं उन्हें रोक लूंगा। शेंशून कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन शेंशून ने पहले ही रोक दिया। ये बहस करने का टाइम नहीं है, बस मेरी बात सुनो। ठीक है। मजबूरी में शेंशून ने सिर हिला दिया। ठीक है, चलो। शेंशून ने धीरे से दूर खोला, बस इतनी सी दरार बनाई कि बाहर का कॉरिडोर दिख सके। पूरा हॉलवे अंधेरे में डूबा था। लाइट्स बंद थीं और किसी के कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। फिर धीरे से दूर पूरा खोला और दोनों बाहर निकल आए। अच्छी बात यह थी उनके रूम के बाहर कोई गार्ड नहीं था। शेंशून मनी मन बोला, लगता है उन तीनों बॉसेस को भी डर है कि कहीं मुझे शक न हो जाए। उसने पहले ही विला का लेआउट ऑब्जर्व कर लिया था। वो लोग दूसरी मंजिल पर थे और स्टडी रूम डाइनिंग हॉल के बिल्कुल पास था। मतलब उन्हें नीचे पहली मंजिल पर जाना पड़ेगा। पूरा विला कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का था, असामान्य रूप से बड़ा। यानी एक छोटी सी गलती भी उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। लेकिन शेंशून ऐसा इंसान नहीं था जो बैठकर इंतजार करे। जब तक एक भी चांस था वो उसे पकड़ने की कोशिश जरूर करता। अचानक वो रुक गया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, आगे लाइट जल रही है, वहां कोई है। सीढ़ियां बस कॉर्नर के बाद थी और नीचे जाने का यही एक रास्ता था। ध्यान से देखने पर काले कपड़ों में एक लंबा चौड़ा गार्ड सीढ़ियों के पास खड़ा था। वो खिड़की के पास सिगरेट पी रहा था। शेंशून धीरे से फुसफुसाई, अब क्या करें, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। शेंशून की आंखों में चमक आई। अब तुम्हारी बारी है। मुझे क्या करना होगा? मैंने बाथरूम जानबूझकर क्लॉक कर दिया है। तुम जाकर उससे बोलो कि टॉयलेट खराब हो गया है, उसे ऊपर लेकर जाओ। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, मैं काम खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगा। शेंशून घबरा गई। ये बहुत रिस्की है, ट्रस्ट मी। कुछ सेकंड बाद उसने आखिर सिर हिला दिया।
ठीक है, अब जब शुरू कर ही दिया था तो पीछे हटने का सवाल नहीं था। शनशियान आराम से बाहर निकलकर गार्ड की तरफ बढ़ी और जैसे ही फुटस्टेप्स की आवाज आई गार्ड तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। शनशियान ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, भाई साहब एक मदद चाहिए थी, हमारे कमरे का टॉयलेट शायद जम हो गया है, क्या आप प्लीज आकर देख सकते हैं? गार्ड एक पल को ऑकवर्ड हो गया। इतनी रात में एक खूबसूरत लड़की खुद उससे मदद मांग रही थी। वो तुरंत बोला, ठीक है मिस, मैं टूल्स लेकर आता हूँ। छिपकर ये सब देख रहे हैं। शनशून को हंसी आ गई। दिखने में इतना डेंजरस आदमी असल में पूरा सीधा साधा निकला। गार्ड सच में टूल्स लेने भाग गया। शनशून ने मन ही मन कहा, बस उसे थोड़ी देर बिजी रखना। और अगले ही पल वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे लिविंग रूम में तेज रोशनी थी। वहां एक और गार्ड बैठा था। उसने भी वही ब्लैक क्लोथ्स पहने थे। वो सोफा पर झुका हुआ कुछ पढ़ रहा था। शनशून रुक गया। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की और तभी उसे धीमी धीमी सुबकियों जैसी आवाज सुनाई दी। उस गार्ड की पीठ उसकी तरफ थी। टाइम बहुत कम था, इसलिए शनशून ने हिम्मत की और नीचे उतरता गया। जब वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा तब जाकर उसे साफ सुनाई दिया, चांसलर अगर आप मर गए तो शू एम्पायर का क्या होगा? चांसलर प्लीज मत मरिए। शनशून का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली अजीब हो गया। उसने देखा गार्ड के हाथ में नॉवल थी और वो सच में रो रहा था। हे भगवान, ये आदमी तो थ्री किंगडम्स पढ़ते पढ़ते पूरी तरह इमोशनल हो गया है। लेकिन इसी वजह से शनशून के लिए आगे बढ़ना आसान हो गया। वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना किसी रुकावट के स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंच गया।